ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और बहुत ही ख़राब स्क्रीन, मतलब आप होप कर रहे हो कि 1-2 घंटे में मामला ठीक हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन आज पूरा दिन, वैसे भी जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, काफ़ी थकाने वाला, काफ़ी ड्रेन करने वाला हफ्ता ये रहा है। और बजाज फाइनेंस की वजह से पूरे बाज़ार में एक ब्रेकडाउन आज सुबह हम ये सेंस कर रहे थे वैसे कि बजाज फाइनेंस का मूव, हालांकि बजाज फाइनेंस खुद 5% गिर कर वहीं रहा, लेकिन सेंटीमेंट ख़राब हुआ इसमें। और निफ्टी ने आज आखिरकार सीरीज़ का लो हिट किया, तोड़ा उसको इनफैक्ट, और सिग्निफिकेंटली तोड़ा 76 पॉइंट से। हालांकि अब उस लेवल पर हम वापस आए हैं। और आज का सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्ट रहा बैंक निफ्टी ने एक ट्रेड दी सुबह लॉन्ग साइड की, लेकिन उसके बाद जब वो टूटा तो उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुई। 56,500 भी तोड़ दिया हमने। हालांकि अब हम वापस उस लेवल के ऊपर हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप, क्या भारी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स, मिड कैप 1.5% नीचे, स्मॉल कैप तो 2% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन देखिए कितनी ख़राब है। एक चीज़ क्लियर है, ये मार्केट में अर्निंग सीज़न बाकी सब चीज़ों पर हावी पड़ रहा है, और ज़्यादातर अर्निंग सीज़न जो है वो ख़राब की तरफ झुकाव ज़्यादा है अच्छे के बजाय, उसका एक इम्पैक्ट है। श्रेया वीर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल ख़राब सेशन आज का, और जिस तरीके से टूटे हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सिर्फ चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। सिर्फ अगर फार्मा हेल्थ के स्पेस को छोड़ दे तो सारे ही सेक्टर्स इन रेड कारोबार करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप, जिस तरीके से आप मेंशन कर रहे थे, टूटा है और ब्रेथ ख़राब है। लेकिन आपने भी जिक्र किया बजाज फाइनेंस, सुबह भी आप बात कर रहे थे, आपने सेंस कर लिया था कि बजाज फाइनेंस के नतीजे भी वहाँ, उन्हें कमेंट्री तो ख़राब ही थी। तो आपने सुबह भी बोला था उसकी वजह से आज मूड माहौल ख़राब होगा, वो दिखा हमको। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ वही वजह है बजाज फाइनेंस की वजह से ही मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है? क्योंकि देखिए इंडिया और यूके के बीच भी एफटीए साइन हो गया, उसके बावजूद हमने कोई तेज़ी नहीं देखी, उसका कोई पॉजिटिव असर फिलहाल तो मार्केट पे नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी तस्वीर ये है कि रिजल्ट के कारण ही हम गिर रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के कारण ही सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रेया, क्या होता है कि बजाज फाइनेंस एक, वो सरकार बोलते हैं ना, सरकार एक, वो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। उन पर अटैक करना मतलब एक सोच पर अटैक करना। तो बजाज फाइनेंस एक स्टॉक नहीं है, बजाज फाइनेंस भारत के बाज़ार की नब्ज़ है। और आज सुबह हमारी बात हुई थी, जब हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, एक बहुत समझ में नहीं आ रहा था ना उस समय, लेकिन उसका कारण यही था। और इनफैक्ट सिर्फ CNBC आवाज़ पर इस बारे में बात हुई थी कि इससे पूरे के पूरे बाज़ार का जो है ना सेंटिमेंट बिगड़ेगा। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी है, अगर बड़ा शेयर नहीं, बड़ी कंपनी अगर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो ये बड़ी बात है। और टू व्हीलर, ये ऑटोज़ में, MSME में, इनमें स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप किसी भी क्रोमा स्टोर में वॉक इन करिए, किसी भी विजय सेल्स में वॉक इन करिए, या कहीं भी वॉक इन करिए, सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर दिखाई देगा। और प्रेशर कुकर से लेकर और गाड़ी तक सब फाइनेंस करता है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को एक एक चीज़ की नब्ज़ पता है। मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, टॉय साइकिल हो, एरोप्लेन छोड़ के बाकी सब फाइनेंस करता है ना बेसिकली। तो अब अगर ये स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। और ये, अगर जो कंजम्पशन है इस देश में, सबसे बड़ा इंजन क्या होता है? कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन की नब्ज़ अगर एक कंपनी समझती है तो वो बजाज फाइनेंस है। और देखिए आज भी क्या हुआ, आज सिर्फ एक आध फार्मा वगैरह को छोड़ दें, बाकी सारे स्टॉक्स नीचे हैं। अच्छा, आज का ऑटो इंडेक्स देखिए आप जरा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, क्योंकि हम कल परसों तक क्या बात कर रहे थे कि अकेला ये ऑटो या अकेला बैंक्स कब तक संभालेंगे। अग्री। FMCG में आपने 2 नंबर देख ही लिए, नेस्ले के और कोलगेट के, वो कितने ख़राब थे। FMCG में लगातार गिरावट है। तो अब अगर ये कंजम्पशन की नब्ज़ पकड़ने वाली कंपनी ये कह रही है कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या आगे FMCG के नंबर भी ख़राब आएंगे, क्या आगे ऑटो के नंबर भी ख़राब आएंगे? ये एक सवाल लाजमी है, ये सवाल बनता है। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस तरीके का मूव दिखाया। अब देखिए निफ्टी पर जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है कि 24,700 तक की जगह खुली है। आज हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर 24,885-82 आपने अगर तोड़ दिया तो उसके बाद 24,700 की जगह खुलेगी। ऑब्वियसली एक बार के लिए तो आपने सपोर्ट ले लिया यहाँ पर। और एक और चीज़ अब क्लियर हो गई है, जो 24,950 का लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रजिस्टर से काम करेगा। लेकिन आज की सेलिंग का मेन कारण बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से सेंटिमेंट ख़राब किया पूरे बाज़ार का, वो है। वो इस चीज़ को बार बार रीट्रेट करना ज़रूरी है,
क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के जो 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 मूव है, जो मैं कह रहा था कि अगर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी स्ट्रेस की बात कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 पॉइंट हेयर और देयर अगर नंबर मिस हो गया उस वजह से वो हुआ है, ये एक स्ट्रेस की बात कर रही है। और इन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आएगी, तो मतलब सेकेंड क्वार्टर ख़राब रहेगा। मार्केट की होप ही क्या है कि सेकंड क्वार्टर से चीज़ें बेटर होंगी, तो इस वजह से तो ये एक इकॉनमी पर एक इम्पैक्ट डालता है, कंजम्पशन पर पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से कंजम्पशन की नब्ज़ इनके पास है, इसका एक इम्पैक्ट है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। मेरा जैसे मैंने कहा कि 24,700 की जगह खुली और 24,950 बड़ी रेजिस्टेंस होगी। बैंक निफ्टी ना श्रेया, बैंक निफ्टी में 56,500 अगर ये टूट गया तो दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पर। फिर मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है ना वो आपका नेगेटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी, अगर आप इसके नीचे बंद हो गए। इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो फिर इवन बैंक निफ्टी में भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए फिर। और मजबूती के लिए 57,000 के ऊपर जाना ज़रूरी है। लेट्स सी, किसी भी कारण से अगले हफ्ते अगले हफ्ते आपके और वीरू के ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि बैंक निफ्टी को वापस 57,000 के ऊपर पहुंचाया जाए। मैं तो खैर इस मार्केट में थोड़ा सा वैसे ही बस कुछ हो नहीं रहा, छुट्टी ले रहा हूँ मैं। मेरी पहले से प्लान थी वैसे छुट्टी, ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़राब है तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। लेकिन खैर एनीवे, वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा? अनुज गुड आफ्टरनून, अच्छे समय पर जा रहे हैं आप। और वो भी कहते हैं ना, वो 50 डेमा के नीचे और 100 डेमा के ऊपर बाजार सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो और वो एक्सपायरी निकट। खैर चलिए आते हैं स्टॉक्स पे। किन स्टॉक्स में कन्विक्शन है? देखिए अर्निंग्स जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट है वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, मैं यहाँ रखूँगा सिंजन। ऑल दो सारा का सारा एक्शन अभी सिप्ला में है पोस्ट अर्निंग्स, बट सिंजन मैंने कल अपनी इनफैक्ट परसों भी इसी कार्यक्रम में अपनी समरी में कंट्रीब्यूट किया था कि ये स्ट्रक्चर 100 डेमा से अब जो बार बार अगर आप देखें स्ट्राइक कर रहा है उसका एक मीनिंग है। ये ऑलमोस्ट 21 जनवरी 2023 के बाद इट्स आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूव। क्लियरली स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग है, 100 डेमा के आप ऊपर हैं और क्लोजर टू एक्सपायरी अगर ये शॉर्ट्स और एग्जॉस्टेड फील करे, क्योंकि फार्मा में स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये स्टॉक एक अच्छे मतलब प्लेसमेंट में नजर आ रहा है। नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका आता है करीब करीब 716 के आसपास, जहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मैं सिर्फ यहां पे लेवल्स और स्टेट्स बता रहा हूं। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 100 डेमा पार और 200 डेमा ऊपर खड़ा है। उसके बाद देखिए आइएगा आप एल्केम, फार्मा स्पेस में ही एल्केम जो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में कुछ ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एक्टिविटी नजर आई वो थी एल्केम। केस यहाँ भी वही है, 100 डेमा के ऊपर लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई आज। और हालांकि डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें उतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं है, बट क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल ये है कि इसका वो क्लासिकल राउंडिंग बॉटम या फिर आप इसे एक कप एंड हैंडल को मान के चलिए, उसका ब्रेकआउट होगा 5050 के ऊपर। तो एक एल्केम फार्मा स्पेस पे इसको नजर रखिएगा और एक सन फार्मा भी लोअर ट्रेजेक्टरीज में आज इसका ओआई बिहेवियर अच्छा है। दरअसल सन फार्मा का केस अलग है। सन फार्मा में सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हैं और अगर ये क्लस्टर पूरा का पूरा 1705 का पार होता है तो इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग का केस बनेगा। हालांकि इसमें बाइंग बहुत स्ट्रांग है आज, तो 3 एक स्ट्रांग कैंडिडेट्स रखूंगा। और जहां तक कमजोरी, जहां तक वीकनेस का सवाल है, प्लीज एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा सीडीएसएल फर्स्ट टाइम 12 मई के बाद फर्स्ट टाइम ब्रीच हुआ है 50 डेमा, तो पेन यहां बढ़ता हुआ, शॉर्टिंग यहां पे हो रही है और नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट 1550। तो फार्मा में स्ट्रेंथ और आज थोड़ा सा सीडीएसएल में कमजोरी। अनुज पॉसिबली मतलब मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, वो 56,500 का आप भी जिक्र कर रहे थे निफ्टी बैंक पे, अगर 56,500 टूटा, मतलब अब तक होता क्या था रोज बरोज, कभी पीएसयू बैंक बचा रहे थे, कभी प्राइवेट बैंक बचा रहे थे, तब ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में क्या करें? वो जो शायद पॉसिबली एफआई सेलिंग का एक टारगेट हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो फियर अभी नहीं है? देखिए इस मार्केट में अगर अभी भी एक छुपने की जगह है बड़े स्टॉक्स में फार्मा के अलावा, तो वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे थे और अभी भी देखिए ये कम गिर रहे हैं स्टॉक्स। एफआई की सेलिंग हुई तो ऑब्वियसली इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, लोअर लेवल पर यहाँ बाइंग भी है। मार्केट बार बार ये जो रिकवरी दिखा रहा है आपको, बैंक निफ्टी ने फिर जो 56,500 बचाया और वापस उसके ऊपर आया,
वो क्यों आया, क्योंकि लोएस्ट से HDFC बैंक और ICICI बैंक ऊपर आए। तो आई थिंक इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर देखिए स्टॉक्स में उनमें बाय करिए ना जहाँ पर आपको एटलीस्ट कंफर्ट दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अभी भी कंफर्ट है दोनों में। और होगा क्या, ये स्टॉक्स अगर मान लो गिरेंगे भी तो मार्केट से कम गिरेंगे, जितना मार्केट गिरेगा उससे कम गिरेंगे। और जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी ये स्टॉक शायद उसको लीड करें, फिर ये व्यू रहेगा ऑब्वियसली। हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हाँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस देखिए अगर बजाज फाइनेंस को स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो हो सकता है वो आगे जाकर इनको भी फील हो, HDFC बैंक और ICICI बैंक को भी फील हो, ये भी इम्यून थोड़ा रहेंगे। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस है उसको देख कर लग रहा है कि ये स्टॉक्स फिर भी कम गिरेंगे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट। श्रेया, आज के शो में आगे क्या और ट्रेंडिंग स्टॉक्स इस पर बात करते हैं? जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करूंगी, लेकिन सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है और बड़े रिजल्ट्स तो मैक्सिमम हो ही गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस मार्केट में अब क्या शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर अब क्या है मार्केट के लिए? देखिए सच बताऊं तो शॉर्टिंग के साइन तो मार्केट 3-4 दिन से दे रहा है। शॉर्टिंग क्या होती है ना, शॉर्टिंग सबके लिए नहीं होती और इजी नहीं होती, और हम जो खासतौर से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत कम शॉर्ट कर पाते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर जब भी बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि किन लेवल्स पे मार्केट आखिरकार बॉटम आउट करेगा। आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले एक व्यू लिया था कि अगर इस मार्केट में आप दोनों तरफ की ट्रेड नहीं ले सकते तो मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट की वेट करिए। बट क्या अब ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है? आई थिंक आज अगर हम यहाँ पर बंद हो गए तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं है कि फिर ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, और उसके बाद फिर यहाँ से 24,500 की भी जगह खुल जाएगी। एक अप्रोच अब ये हो सकती है कि 24,950 के स्टॉप के साथ आप सेल ऑन रैली अप्रोच करें इस मार्केट को, क्योंकि जो अर्निंग सीजन है उसने क्लियरली मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट डाला है। एग्जैक्टली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब, तो शुरुआत करेंगे कौन से स्टॉक्स ने ज़्यादा प्रेशर बनाया आज मार्केट में, कहाँ सबसे ज़्यादा पेन हमें देखने को मिला। आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा बजाज फाइनेंस, नतीजे ख़राब, ब्रोकरेजेस भी मैक्सिमम बेरिश। स्टॉक का एनालिसिस सुबह अच्छी हुई थी, सटीक हुई थी, 4.5% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, यहाँ पर भी 4% से ज़्यादा की गिरावट। पूरा NBFC स्पेस ही आज प्रेशर में दिखेगा आपको। बजाज फिनसर्व, अगेन बैंक्स में प्रेशर है, इंडसइंड बैंक भी 2.5% टूट गया आज के सत्र में, इस लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप देखिए APL, अपोलो ट्यूब्स, नतीजे मिक्स्ड आए थे, लेकिन शो में आगे समझेंगे कि आखिर ये टूट क्यों रहा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे है आज का, 7.5% का गोता लगा गया आज के सत्र में। PSU बैंक्स बैकफुट पे हैं, यूनियन बैंक देख लीजिए 6% की गिरावट। केफिन टेक, सुबह भी बात हो रही थी, स्टॉक सुबह से ही ये गिरकर कारोबार करता, 5% की गिरावट यहाँ पे भी। आदित्य बिरला कैपिटल में भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, 4.5% से ज़्यादा। लेकिन ऐसे मूड माहौल में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। फार्मा स्पेस और हेल्थ केयर स्पेस ऐसा स्पेस जहां पर आज थोड़ी बहुत खरीदारी, इसलिए अपोलो हॉस्पिटल 1.5% की करीब तेजी, और सिप्ला आपको दिखेगा 3.5% से ज़्यादा की तेजी। यहाँ पर SBI लाइफ के नंबर आए तो वहाँ पर भी खरीदारी बनती हुई नजर आई। इसके अलावा IEX देख लीजिए, कल बहुत ही गिर गया था, गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आज रिजल्ट भी आए हैं तो यहाँ पे थोड़ी लोअर लेवल पर खरीदारी होती हुई नजर आई है, 10.5% से ज़्यादा की। फिनिक्स मिल्स के नतीजों के बाद यहाँ पे 5% ज़्यादा की तेज़ी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और सिंजन भी नतीजे ठीक थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक थी। कल गिरा था लेकिन आज खरीदारी होती हुई नजर आई 2.5% से ज़्यादा। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन चले। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, कविता जैन और सोनी पटनायक जी से। 2:15 पर ये मुद्दा बताएंगे आपको NBFCs शेयरों में तगड़ी बिकवाली क्यों आ रही है। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको APL अपोलो का शेयर क्यों टूटा। 2:30 बजे NSDL और CDSL में कौन है ज्यादा दमदार, बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:35 पर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे गौरव जौलकर, साथ ही आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको BEL के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे इंडिया और UK के बीच FTA का लीकर इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में मसाज जोड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, साथ ही 3:10 पर अनुज सेकल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST कॉल्स और फिर कंचन नौटियाल अगले हफ्ते के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स लेकर आएंगे। 3:20 पर आशीष चतुर्वेदी आपको आने वाले एक्सटेंडेड वीकेंड के हॉलिडे प्लान बताएंगे। चलिए हमारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक स्टॉक का नाम वही रिपीट करूंगा, सुबह जो मैंने दिया था सिंजीन, उसका उस समय टारगेट था 690, वो तो अचीव हो गया।
लेकिन अब भी अच्छा लगता है। अब जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है फर्स्ट टारगेट 700 फिर 710 भी पॉसिबल है। ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। सिर्फ स्टॉप बढ़ाना पड़ेगा 683 का। सिंजीन पर ध्यान देना चाहिए, शायद स्पिल ओवर ट्रेड बन जाए। ओके, सिंजन 687.45 पे जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसमें, नजर रखिएगा इस पे भी। और प्रकाश सर की कॉल 688 पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं भी 10 बजे जो 10 बजे के शो में जो दिया था वही कॉल ले लूंगा। कॉल का नाम है अल्केम। और मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है। थोड़ा सा कॉन्ट्रा चल रहा है बाजार के सामने, लो बीटा है। तो यहाँ पे जो टारगेट है उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। 5150 का टारगेट होगा, 5050 पे चल रहा है। तो अल्केम आपको बाय करना है। 5040 का ये ब्रेकआउट का लेवल है। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5000 का। सो 5000 के स्टॉप लॉस के साथ अल्केम बाय 5150 टारगेट। एल्केम यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से, और पूरे हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में ही अभी फिलहाल खरीदारी देखने को मिल रही है। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, लोधा में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोधा के अगर आप पैटर्न देखें तो पहले से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो लोधा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1295 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 1308 1308 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी। और 1270 1270 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं लोधा के फ्यूचर में। चाहे तो 1300 वाला पुट ऑप्शन ले लें, 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 21 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब रचना जी के पास चला जाए। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से रहेगा सीडीएसएल के फ्यूचर्स का शॉर्ट का ट्रेड। और सीडीएसएल के फ्यूचर्स में रैलीज भी अगर छोटी मोटी आती है तो जब तक वो छोटी मोटी हो तब तक हम उसको शॉर्ट करते रहेंगे। ऐसे लगाएंगे 1650 पे। हमारा डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 1600 रुपए और सेकंड टारगेट होगा 1590। ओके, सीरियसली आपका शॉर्ट 50 डेमा ब्रीच होता हुआ। और अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी, आप क्या पिक करें? गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा ऑफिशियल बाय रिकमेंडेशन है एचडीएफसी लाइफ पे। सो एचडीएफसी लाइफ की फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले रहेगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस है 745, पहला टारगेट है 785, सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 795 800 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अप्रोच कर रहा है अपने 20 डमा को ब्रेक करने के लिए। अगर सस्टेन करता है टुवर्ड्स क्लोजिंग बेसिस पे 760 के ऊपर, देन अपने 20 डमा को ब्रेक करते हुए वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट ले रहे हैं कि ये ब्रेकआउट आने वाला है। एंड देन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी हो रही है टुवर्ड्स 740, बेस स्ट्रॉन्ग है। सो टुवर्ड्स 800 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ खरीदारी की राय यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस का ये स्टॉक आपको खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं आपके। गाबस ने सिंजिन पर दाव लगाने की सिफारिश की है। 700 से लेकर 710 तक के टारगेट दिख रहे हैं। 683 के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश जी कह रहे हैं एल्कम में खरीदारी कीजिए आप। यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 5150 तक के टारगेट और 5000 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे लोधा पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से आई है और वो कह रहे सेल कीजिए। 1270 के टारगेट, 1308 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और रचना जी भी सीडीएसएल को शॉर्ट करने की राय दे रही है। 1600 के टारगेट और 1650 तक का स्टॉप लॉस। सोनी जी ने अभी अभी एचडीएफसी लाइफ चुना। तो 2 सेल साइड की ट्रेड और 3 बाई साइड की ट्रेड आई हमारे पास। अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते। राजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट प्रेशर में कल के सेशन पे देखा हमने, आज का भी सेशन देख लिया, रिजल्ट उतने खास भा नहीं रहे मार्केट को। ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो लंबी अवधि के लिए, जहाँ पे बेट लगाई जा सकती हो? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। और इस वक्त स्टॉक की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ स्टॉक से ज्यादा सेक्टर बहुत अच्छा फोकस में है, वो फार्मा का है। बावजूद इसके कि एक टैरिफ की तलवार लटक रही है और लगातार कभी कुछ बयान आते रहते हैं, लेकिन उसको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो फार्मा स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पहली स्टॉक तो सिंजिन का ही रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए, 11% के आसपास सेल्स में ग्रोथ आई, एबिटा मार्जिन 23.6% तक चला गया और सारे ही वर्टिकल्स में कंपनी ने बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई है। और जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का बिजनेस था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी ने गाइड किया है कि FY26 में अर्ली टीन्स में उनकी ग्रोथ आएगी, माने 11-12% तक की उनकी 13% तक की ग्रोथ आ जाएगी।
और जिस तरीके की वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च की, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक इतने ज़माने से फँसा हुआ था, अब ये तैयारी कर रहा है 750 780 तक जाने की। और इसी कड़ी में एक दूसरा स्टॉक मैनकाइंड फार्मा का है, जहाँ अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन इनके ओटीसी प्रोडक्ट भी अगर आप देख लो या फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट देख लो, दोनों शानदार काम कर रहे हैं। भारत सीरम वैक्सीन्स जो उन्होंने ली थी, उसकी भी इंटीग्रेशन अच्छी खासी हो रही है और ये स्टॉक 2800 साढ़े 2800 तक जाता हुआ आने वाले 6 से 9 महीने में लगता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं फार्मा में जो इस वक़्त आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फार्मा में ही फोकस है पूरे पैनल का। इस बीच मैं आपके स्क्रीन पे एक चार्ट रखना चाहूँगा, दैट्स टाटा केमिकल। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या वजह है, बट 945 बिग स्विंग आया, 922 से 945 तक का, 20-22 रुपए का एक वर्टिकल राइस। खैर अभी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको अब, क्योंकि ये एक वीक चार्ट है और एक इसने पुल बैक दिया है, बट ऐसे कंसिडर नहीं करूँगा। जरा प्लीज़ लेके आइएगा स्क्रीन पे दिवीज़ लैब। मेरे ख्याल से भी पैनल में ये ट्रेड है नहीं, बट दिवीज़ लैब एट 6624 एक पॉज लिया इसने और एक रिवर्सल जनरेट करता हुआ। रचना जी, आपने एक शॉर्ट कॉल ली है, बट मैं आपका फार्मा पे व्यू जानना चाहूँगा। ये 50 डेमा के आसपास दिवीज़ लैब को ग्रैब करने का मन है क्या रिवर्सल के लिए? क्योंकि ऑटो ईएप्स फार्मा कर अच्छा रहा है। जी, डिविस लैब को आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड ये काउंटर 6650 के ऊपर जाना शुरू करे। 6625 पे तो है, अगर आज के ही दिन में से इन द लास्ट आवर अगर 6650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन इट बिकम्स अ बाय। फॉर अ मूव जिसमें लोअर एंड ऑफ द रेंज से लेकर हायर एंड ऑफ द रेंज तक भी अगर जाए तो 6700 6750 तक का मूव अपने को मिल सकता है, बट 6650 क्रॉस करने से पहले एंटर नहीं करना चाहिए। 6650 क्रॉस करने से पहले एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं डिविस लैब पे आपकी स्ट्रैटेजी। वैसे पूरे फार्मा स्पेस में बाइंग है और लगातार हम शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं। वायदा के टॉप गेनर्स में आप देखें सिप्ला के इनफैक्ट नतीजे भी अच्छे, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिंजिन, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन सभी में अच्छी खासी तेज़ी। देखिए वर्ड निचले स्तरों से कैसे सुधरा है सिप्ला नतीजों के बाद, तो अच्छी खासी बाइंग स्पेस में फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्पेस एनबीएफसीज ये फोकस में और यहाँ पे जोरदार दबाव देखने को मिल रहा है। क्यों टूट रहे हैं एनबीएफसीज, ये समझते हैं यतिन जी से। बताइए यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। और देखिए अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आए, नंबर्स के बाद जो कमेंट्री एनबीएफसी क्षेत्र पे कंपनी ने दी, क्योंकि एक दिग्गज कंपनी है एनबीएफसी स्पेस में, कंज्यूमर फाइनेंस में, तो कहीं ना कहीं कमेंट्री में एक डिस्कनेक्ट के चलते पूरे के पूरे एनबीएफसी पैक में आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस ने कहा कि जो कंज्यूमर लेवरेज बढ़ रहा है उससे वो चिंतित हैं। इसके अलावा एमएसएमई में एसेट क्वालिटी पे दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 17 सेक्टर्स वो ट्रैक करते हैं एमएसएमई स्पेस में, उनमें 13 में आगे जाके स्लो डाउन की बात है। तो 17 सेक्टर्स में से 13 सेक्टर्स अगर प्रेशर में हो तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ सकता है। इसके अलावा पर्टिकुलरली मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी वीक रही टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट को लेके, क्योंकि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है, डिमांड का जो ट्रेंड है, थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से आपको एयूएम ग्रोथ पे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी फीकी देखने को मिली। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं 24-25% की जो उनकी पहले की गाइडेंस थी उससे शायद 1 परसेंटेज पॉइंट आपको एयूएम ग्रोथ भी कम बनता हुआ नजर पड़े। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस के भी नतीजे आए, नतीजे मिक्स्ड हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, आपको क्रेडिट कॉस्ट धीमा होता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम एनआईआई ग्रोथ की बात करें, एयूएम ग्रोथ की बात करें, सेगमेंट्स की बात करें, तो जो बजाज फाइनेंस ने कहा है उसी तर्ज पे यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। और शायद इसी वजह से रिजल्ट्स के बाद शेयर में आपने एक छोटा बाउंस बैक देखा और वो सेल ऑफ में तब्दील हो गया और अभी भी स्टॉक 3% प्रेशर में ही ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। Q1 का मुनाफा लगभग 2000 करोड़ के आसपास आया और एनआईआई भी अगर हम देखें तो 5800 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 72 के आसपास करोड़ के आसपास ये नंबर आता हुआ नजर पड़ा। चोला और श्रीराम अगर हम देखें तो कंट्री में जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग होती है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग होती है, यहाँ की दिग्गज कंपनियां हैं, तो बजाज फाइनेंस की कमेंट्री यहाँ भी असर कर रही है। एमएसएमई और कंज्यूमर लोन की बात करें तो यहाँ पूना वाला फाइनेंस जो है वो एक बड़ा नाम है, तो यहाँ भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और बजाज हाउसिंग की बात करें तो नतीजों के बाद ये भी स्टॉक 2% नीचे है, तो यहाँ भी आप प्रेशर देख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड छोटी, मझौली और बड़ी एनबीएफसीज में
बजाज फाइनेंस की कमेंट्री के बाद आप प्रेशर देख रहे हैं? प्रेशर है बिल्कुल। और देखिए, शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस 3.5% की करीब गिरावट के साथ ये सारे स्टॉक्स आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बजाज फिनसर्व, सभी में प्रेशर तो नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से राजेश अग्रवाल जी, आप देखें जिस तरीके से कमेंट्री आई है बजाज फाइनेंस का, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि इसकी वजह से पूरा मूड माहौल ख़राब हुआ है मार्केट का, ना सिर्फ NBFCs का। लेकिन सेकेंड हाफ में हालात सुधरेंगे, ये एक कमेंट्री शायद कोई ब्रोकर, एक आध ब्रोकर जिसको पसंद आई है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? कब तक हालात सुधर सकते हैं? ये जो गिरावट है, इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं या फिर थोड़ा अभी होल्ड करेंगे इस स्पेस में? देखिए, सेलेक्टिव बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही खत्म हो गया या इसके कोई होप्स नहीं है। और सेकंड हाफ में जो रिकवरी आएगी वो हम भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो ब्याज दरों में कटौती हुई है पिछले दिनों RBI की तरफ से, या लिक्विडिटी बढ़ाई गई है, उसका सीधा असर NBFCs को पड़ेगा कि क्योंकि इनकी बहुत सारी फंडिंग बैंकिंग चैनल से ही आती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एनआईएम्स में फर्क पड़ेंगे, तो ऑपरेशन में भी सुधार आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और सही बात है कि हम भी इस खेमे में हैं कि सेकंड हाफ तक सुधार आएगा। गिरावट आ रही है, क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, कहने का मतलब है। तो जैसे बजाज फाइनेंस हो या पूनावाला हो, इन सब में अगर गिरावट आ रही है तो यहाँ खरीदारी का मौका बनता है। एक बार में खरीदारी ना करें, थोड़ा स्टागर्ड भाव में करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर पूनावाला की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 400 रुपए के आसपास एक अच्छा बाय बन सकता है। इन सब में देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म की कोई का होराइजन हो 2-4 साल का, तो मैं समझता हूँ जियो से बेहतर तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। बजाज फिनसर्व, जो कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, और बजाज फाइनेंस के अलावा उसमें उनके इंश्योरेंस वेंचर्स जो दोनों हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है, उनके खुद की NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस है, कई चीजें हैं बजाज फाइनेंस फिनसर्व में। वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतर पड़ता है, तो यहाँ इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। बट राजेश जी, ये केस एक और केस में है, मतलब वो FMCG के केस में भी। लुक एट नेस्ले, आप कोलगेट को देखिए, उनकी कमेंट्रीज को देखिए, और शार्प ब्रेकडाउन्स हैं। क्या आप ऐसे भी ये FMCG जायंट्स को भी ट्रीट करेंगे? यहाँ पर भी आपका सिमिलर व्यू है? स्लो डाउन का संकेत और मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में आ रहा है ना? देखिए, स्लो डाउन का संकेत है, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में भी आ रहा है, जाहिर सी बात है, मानने वाली बात है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखो तो वैल्यूएशन भी बहुत करेक्ट कर चुके हैं। आज कोलगेट को देख लो आप, 52 वीक लो के पे चल रहा है। तो जो फॉर्थ था, जो ऊपर में एक वैल्यूएशन का कंसर्न्स था, वो करेक्ट होता हुआ नजर आया। जो नेगेटिव खबरें हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट होती हुई नजर आई। और ऐसा नहीं है कि लोग कोलगेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या नेस्ले के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। आज की डेट में अगर आप देखो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 ऐसे 50 ब्रांड्स हैं उनके, जिसमें से 19 ऐसे ब्रांड है जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर की सेल आती है। 60,000 70,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू है, टॉप की कंपनी है। तो ये सब आज की डेट में वैल्यूएशन इतना करेक्ट कर चुके हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं आए या और भी नीचे की तरफ जाए, वो जुदा बात है। बट अगर आपका 12 महीने 18 महीने का नजरिया है, तो आप कोलगेट की ही देखो तो उनके जो रेशियोज है, ROC ROE इतने बढ़िया हैं जिसमें कुछ कहने का ही नहीं है। तो आपको पूरी सेफ्टी आती है उसमें। आप रिस्क फ्री तो खैर इक्विटी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ एक अच्छी उम्मीद बनती है कि इन स्टॉक्स में पैसे बहुत ज्यादा मैंने कम रिस्क में है, कहने का मतलब ये। अच्छा, इस बीच जरा एक बार इंडेक्स को लेके आइए। निफ्टी अभी अभी राजेश जी की टिप्पणी करते करते अभी करीब 24,820 का फिर लो लगा के आया। यानी ड्यूरिंग द डे आज 3 जो स्विंग लोज लगे 800 के नज़दीक अभी भी लगा के आया। डॉक्टर साहब, जरा एक बार 24,800 की पुट रखिएगा, याद रखिएगा जब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। अमूमन यहाँ जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 72 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर। और जरा प्लीज़ एक बार 24,800 और वो नहीं, ये फॉर्मेट दिखाइए मेरे को आप 2 बजे, ये 12 बजे वाला, कि क्या हो रहा है। और मुझे याद है 25,000 पे 24,900 पे कॉल राइटिंग का क्वांटम बहुत एग्रेसिव था, और कुछ वैसे ही है। और बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से इसी मंत्रणा, इसी बातचीत के दौरान 56,500 के लेवल्स को तोड़ा था। तो अब एक बार हम फिर डाउन स्विंग क्रिएट करते हुए एक बार लेके आइए आप इन्फोसिस प्लीज़ ज़रा। और ये देखिए 800 राइटर्स नहीं है,
मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई करीब के 800 के पुट में है 72 लाख का, अच्छी बात है, बट क्या हम उसको तोड़ने जा रहे हैं? लेट्स सी। एक बार कॉल्स लेके आइए प्लीज़। कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से नज़र आता है कि लाइकली पिक्चर क्या होगी। ये देखिए 24,900 पे करीब 92 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और करीब 1.25 करोड़ हो गया 25,000। ह्यूज कॉल राइटिंग। इन्फोसिस स्क्रीन पे रखिएगा। इन्फोसिस माइनस 1515 डे लो, और अब ये एक क्लासिकल राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन है। कैसे प्ले करेंगे? क्योंकि आज मेरे पास इस जुलाई का पुट ऑप्शन लेने का विकल्प होगा, मैं मंडे से नहीं ले पाऊंगा शायद। अभी क्या व्यू है आपका? इसके पुट ऑप्शन 1500 के लेने चाहिए क्या? देखिए व्यू तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ से भी करीब 100 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो 1500 वाला पुट ऑप्शन है वहां पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। प्राइस चल रहे हैं 7 रुपए 45 पैसे के आसपास। तो मान के चलिए कि अगर हम कॉस्ट हमारी जीरो भी हो जाए तो भी अगर क्रैक आ गया इन्फी में, तो आपको यहाँ पर करीब 30-40 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस आप जीरो मान के चलिए। ओके तो ये स्ट्रैटेजी इन्फोसिस पे अपना है। थोड़ी देर पहले हम फार्मा स्पेस की बात भी कर रहे थे और सिप्ला का जिक्र किया हमने। रिजल्ट ठीक ठाक आए और आप देखेंगे निचले स्रोत से अच्छी खासी रिकवरी सिप्ला के चार्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए बजाज फिनसर्व के भी नतीजे हैं, ये भी डिस्कशन कर रहे थे। एक बार नतीजे समझ लेते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए कैसे रहे नतीजे? तो सिप्ला के काफ़ी मजबूत है नतीजे, इनफैक्ट अनुमान से थोड़े बेहतर ही हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पे। सिप्ला की बात करें तो जो स्पाइक हमने रिजल्ट के बाद देखा था वो सस्टेन हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनी की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो यूएस मार्केट का आउटलुक है, नए प्रोडक्ट्स का आउटलुक है, काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 4% की वृद्धि और प्रॉफिट की बात करें तो 10% की वृद्धि। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ शानदार परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग साइड पे, जो कंपनी कॉस्ट कंट्रोल्स कर रही है और जो लेवरेज मिल रहा है बेटर यूएस सेल्स का, उसके कारण मार्जिन 25.7% के आसपास आए और एक्सपेक्टेशन 25.5 के बीच में था। तो बेहतर प्रदर्शन रहा है सिप्ला का। और अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट्स में जो सेल्स है $226 मिलियन के आसपास है, जबकि अनुमान था लगभग $210-220 मिलियन के आसपास का। तो यूएस मार्केट्स और नॉर्थ अमेरिका की सेल्स अनुमान से बेहतर आए हैं और आगे जाके मैनेजमेंट को लगता है कि एडोवेयर और जो नए मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स हैं उसके कारण यूएस मार्केट्स में वृद्धि मिलेगी। तो क्लियरली जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो शानदार है और नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो रिजल्ट्स के बाद यहाँ भी आपने स्पाइक देखा है। एसबीआई लाइफ की तरह बजाज फिनसर्व जो कि इंश्योरेंस कारोबार में है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रैक्शन क्वार्टर में अच्छा रहा है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें बजाज फिनसर्व की तो 22% की वृद्धि, प्रॉफिट में भी 30% का आप मोमेंटम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है उससे शेयर में आप थोड़ा बहुत लोअर लेवल से मोमेंटम भी देख रहे हैं। तो जो नीचे के लेवल्स हैं यहाँ रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी कंपनी का बढ़ के आपको 10,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है और जनरल इंश्योरेंस भी ग्रोथ में 9% साल दर साल दिख रहा है आपको। ओके तो ये बजाज फिनसर्व और सिप्ला के नतीजे और रिएक्शन हमने दोनों ही स्टॉक्स पर देखा। चलिए वक्त हो चुका है अब टॉप कैश कॉल का। एक बार रख देती हूँ आपके सामने। टॉप कैश कॉल लेंगे हम प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, कविता जैन जी से। शुरुआत कीजिए प्रकाश जी। सर क्या पिक कर रहे हैं टॉप कैश कॉल के लिए? आई थिंक अवॉइड कर लूंगा आज मैं कंप्लीटली, बिकॉज मार्केट में कैश कॉल के लिए लायक नहीं है। आई थिंक आई अवॉइड इट। गावत सर ने तो हाथ ये भी एक कॉल, ये नहीं हाँ, ये भी एक कॉल है श्रेया, ये भी एक कॉल है, ये भी एक कॉल है। ट्रेड में पैसे बचाना, ट्रेड कैपिटल बचाना, ये इटसेल्फ एक कॉल है। राजेश जी आपका व्यू क्या है, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी सेम ईयर, मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा वेट करना चाहिए कैश के लिए, क्योंकि निफ्टी में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। कविता जी ट्रेंड तोड़ेंगे? हाँ जी। कैश में आप शॉर्ट नहीं कर सकते और इतना टाइम है भी नहीं कि पूरे ड्यूरिंग द डे आप कवर कर लें, है ना, तो वो इसीलिए अवॉइड। ठीक है, कविता जी बताएंगे पक्का। कविता जी सुबह ही छाट के बैठी हुई हैं। तो मैं नॉट फॉर द डे पर्सपेक्टिव यस, बट पोजिशनल सेटअप अगर देखें तो स्विगी का पोजिशनल सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ही काउंटर निकला है और आज का जो मैं ये डाउन साइड देख रही हूँ, मुझे लगता है ये एवरेजेस पर आकर दोबारा सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। सो अंटिल काउंटर 390 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर आप एक पोजिशनल सेटअप देख सकते हैं जहाँ काउंटर 440-450 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस डिक्लाइन को एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें अंटिल काउंटर 390 के ऊपर है। ओके इस डिक्लाइन को स्विगी पे आप पोजिशनल तौर पर बाई कर सकते हैं।
मैं देख रही थी स्विगी हो गया, इटर्नल, इनफैक्ट जिस तरीके से नतीजे आए और स्पेशली क्विक कॉमर्स में जिस तरीके से नंबर पेश किए हैं कंपनी ने, काफ़ी अट्रैक्टिव और स्टॉक एकदम से भागा 309 के लेवल पर। हालांकि आज थोड़ा दबाव है क्योंकि पूरा मार्केट दबाव में है। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, इटर्नल के नतीजे देखे आपने, क्विक कॉमर्स इनका जो ब्लिंकिट सेगमेंट है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है स्टॉक। अब इन लेवल्स पर चेज करना चाहिए? जिनके पास काफ़ी लोअर लेवल्स से हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं कि अब इस पूरे स्पेस में हाथ लगाएं, उनको क्या हिदायत होगी स्विगी, इटर्नल जैसे स्टॉक्स पर? श्रेया जी, मेरा आधा जवाब आपने ही दे दिया, महंगे हो गए। मैं भी मानता हूँ महंगे हो गए। अगर आप देखो तो आज की डेट में क्विक कॉमर्स का जो इनका बिजनेस है वो फूड डिलीवरी से बड़ा हो गया है। मैं इटर्नल की अगर बात करूं तो 243 नए स्टोर उन्होंने जोड़े पहली तिमाही में, और डिस्ट्रिक्ट करके जो उनका ऐप है वो भी अच्छी खासी स्पीड ले रहा है। लेकिन फूड डिलीवरी में अगर आप देखो तो मार्जिन बराबर से है, कुछ खास उसमें बढ़त हो रही नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त गिरी है। पिछले इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो करीब 78% गिरी थी। इस बार गिर देखेंगे तो करीब 90% डाउन आई बॉटम लाइन। कारण वही है, क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर्स ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, छोटे शहरों में एंटर कर रहे हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, इन सब चीजों को लेते हुए ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में बॉटम लाइन में कोई सुधार होगा। टॉप लाइन में हो सकता है कि हो जाए, बट बॉटम लाइन में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आएगा। कई बड़े प्लान्स है बट एग्जीक्यूशन रिस्क वहां रहता है क्योंकि बॉटम लाइन ड्रॉप होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में 120-130 की पी पे किसी भी तरीका का कंफर्ट नहीं आता है। आपने कहा जिनके पास है वो होल्ड करें, मैं कहूंगा जिनके पास है वो एक बार प्रॉफिट बुक करें। नीचे आएगा दोबारा ले लीजिएगा, लेकिन इस वक्त प्रॉफिट बुक करना चाहिए। राजेश जी, ऑनलाइन क्या क्या मंगाते हैं आप? ये है भी कि नहीं ब्लिंकिट मोबाइल में? वीरू जी, कभी ऑफलाइन बैठ के बात करेंगे ऑनलाइन मंगाने की। नहीं, वैसे पर्सनली कहा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बच्चे लोग मंगाते हैं घर पे, मैं नहीं मंगाता। अब वो जो बचा मंगाते हैं उसी में शेयर हो जाता है। बट मैं पर्सनली महीने में मेरी 10-12 किताबें अमेज़न से आती हैं, वो फिक्स है। यही मिलता हूँ यार। ये ना पता है श्रेया, ये ना एक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, अमेज़न हो गया, ये बीमारी है। लिटरली बता रहा हूँ मैं दिन में कितनी मतलब दफा करती हूँ, मुझे खुद याद किसी नहीं दिन होता। में Blinkit इतने special। कोरियर आते हैं ना, तो वो जब नीचे से आता है अप्रूवल के लिए तो वो दिमाग पे जोर देना पड़ता है, यार मैंने क्या मंगा लिया यार, मतलब क्या मंगाया, बहुत देर तक सोचना पड़ता है, अच्छा ये मंगाया। तो ये क्यों भाग रहा है इटर्नली आपको मालूम ही होगा, तो ये कारण है। खैर चलिए, ये इटर्नल की बात है ना, क्या कह रहे हैं श्रेया? मैं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपने जो कहा अभी। इनफैक्ट बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहूँ मैं तो, जब हम खाना बना रहे थे फिर याद आता है अच्छा धनिया भी तो गार्निश के लिए चलिए, ये भी ब्लिंकिट किया जाए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आप ब्लिंकिट करने लग जाएं तो वो आंकड़े दिखा रहे हैं कैसे ग्रो कर रहा है। वाकई वाकई। और हुआ क्या है कि जब वो आदमी होता था ना, जो हम तो खैर जब शुरू से सीखते आए हैं कि भाई महीने का 2 महीने का राशन आता है, अब वो चीज़ें जो है ना वो हमारे प्रचलन में नहीं है, वो नहीं हो रहा है। खैर चलिए, बात थी इटर्नल की, लेकिन बात करते हैं अब आज के टॉप लूजर की, APL अपोलो ट्यूब्स। कारण क्या है? अभी ये डेरिवेटिव का टॉप लूजर है, और मुझे याद है अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में इसमें बहुत ही खूबसूरत मल्टी मंथ ब्रेकआउट था, और ये स्टॉक लगभग 1580 से 1960 हो गया था। और मात्र मतलब आप समझिएगा कि 2 महीने के अंतराल में 1946 से 1550, लेकिन आज ज़्यादा बड़ी गिरावट है। क्या है इसके पीछे रीज़न? कंचन से समझते हैं। कंचन, क्या मार्क करेंगे आप? क्या पाया आपने जिसके चलते आज ये एक्सीडेंट ऑफ द डे कंसिडर करा जा रहा है? जी, वैसे तो मार्केट में हमें देखना है को डेली ही मिल रहा है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। इसके भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन दिक्कतें वहां से शुरू हुई जब मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस दी। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी गाइडेंस को घटा के 10 से 15% का कर दिया गया है, जो कि पहले 15 से 20% का था। उनका मानना है कि आगे चल के जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मैक्रो एनवायरनमेंट को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है। साथ में रियलाइजेशन में भी 5% की हमें साल दर साल एक
कटौती देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ एबिटा पर टन की बात करी जाए तो वो भी 4600 से लेके 5000 रुपए की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हमें करीब करीब एबिटा स्प्रेड में 250 रुपए प्रति टन की एक कटौती भी देखने को मिली है। उनका मानना यह है कि वॉल्यूम में कमी देखने को मिली है और ईसॉप्स के वजह से भी जो नंबर्स है उस पर हमें बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखें तो इस टाइम पे वो मार्जिन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ। तो इस चीजों को देखते हुए मैनेजमेंट की जो अप्रोच है उसको देखते हुए बाजार नाखुश है। APL अपोलो, तो आपने एग्जैक्टली रीजनिंग समझी। देखिए मैं इसका एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ और टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेंगे इस पे रचना जी से। रचना जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रचना जी, APL अपोलो ना इज फाइनली बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और हम क्योंकि अभी एक रेफरेंस, एक संकेत, एक क्लू अब थोड़ा सा वीकली चार्ट से ले सकते हैं। आप क्या कहती हैं कि जिस उस फ्लैग का ब्रेकआउट हमने वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में देखा था, वो पूरा का पूरा बेरिश पैटर्न में टर्न हो जाएगा क्या अगर ये 1530, 1550 से क्लोज हो जाए? आपका व्यू? जी, ये आज की जो प्राइस एक्शन है वो इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि प्राइस थोड़ा डाउन साइड पे ओवर स्ट्रेस्ड भी है। तो अब इसका ट्रेंड रिवर्सल तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, पर शार्प अपस्विंग्स एक बारी को आ सकता है सिंपली बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑन द डाउन साइड। तो वही होगा इसमें मेरे हिसाब से, एक आध दिन और की गिरावट और उसके बाद ये काउंटर हमें थोड़ा अपस्विंग दिखाने की कोशिश करेगा, पर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है कि वो जो रैलीज आएगी दैट विल नॉट लीड टू अ टर्न और अ रिवर्सल ऑन द अपसाइड। तो डाउन साइड पे यहाँ पे फर्दर एग्रेवेशन हो सकता है मूव का, जो इसको 1450 की तरफ भी लेके जा सकता है इन अ वीक्स टाइम एज वेल। और उसके बाद जो रैलीज आएगी वो शॉर्टिंग, उसके दरमियान भी जो रैलीज आएगी वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। ओके, अब APL अपोलो ट्यूब्स काफ़ी वीक और आगे भी गिरावट की संभावनाएं दिख रही है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। तो अभी फ़िलहाल शॉर्ट करने की राय यहाँ पे आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शन की शुरुआत करते हैं। मानस जायसवाल, रचना वैद्य और कविता जैन से हम लेंगे धमाकेदार ऑप्शन। मानस जी, आप बताइए क्या चुना है आपने इसके लिए? तो देखिए, KPIT के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप KPIT देखें तो 1335, 1340 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन आज स्टॉक 1235 के नीचे फिसला है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो ऑप्शन में पुट ऑप्शन लेंगे, 1220 वाला पुट ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपको 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ये होगी KPIT टेक की बहुत ही वाजिब पुट ऑप्शन आपने पिक के स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़। रचना विजी के पास चलते हैं। अब ये है 1220 की पुट ऑप्शन 1930 पे ट्रेड करते हुए। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, हम जिसमें थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स दिए थे उसी में ऑप्शन देंगे CDSL में, जिसमें हम PE बाय करेंगे। देखिए, CDSL के लिए थोड़ा टाइम सेंटीमेंट खराब रहना चाहिए एंड इसका जो PE है 1620 का, जो कि अभी फिलहाल 35.8 के आसपास है, वहां पे अगर हम 20 का SL लगा के इसको लॉन्ग करें तो इन 2 to 3 days ऑफ टाइम बिफोर दिस एक्सपायरी हमें यहाँ पे 60 तक के टारगेट्स आसानी से दिखने चाहिए। ओके, CDSL का पुट ऑप्शन लेना है। बताइए कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो श्रेया फ्रॉम डिफेंसिव जाइडस लाइफ के कॉल पर हम ट्रेड देंगे, दैट इज 980 की स्ट्राइक को आप देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये अपसाइड मूव दे सकती है। 15 से 18 रुपए का प्राइस टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5 रुपीज का। एज ऑफ नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 10 रुपीज। ज़ायडस लाइफ की 980 की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है और 3 ट्रेड्स हमने पिक किए। मानस ने पिक की KPIT टेक्नोलॉजीज की 1220 की पुट ऑप्शन 1930 पे ट्रेड करते हुए, नाउ इट्स 2010। दूसरा ट्रेड पिक किया गया CDSL की पुट ऑप्शन, वही पुट ऑप्शन जो कि वकालत की थी फ्यूचर्स शॉर्ट 1620 का। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्राइक पुट ऑप्शन, ये मैंने 2 बजे अपनी कमेंट्री में जिक्र किया था। CDSL इज हेडिंग फॉर ए ग्रेट कोलैप्स, एक बड़ी गिरावट के लिए प्रिपेयर होता हुआ और तब से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। और ज़ायडस लाइफ की 980 की कॉल ऑप्शन आपके पास विकल्प है बाय करने के लिए। अब देखिए, ये 2:43, 2:45 से लेकर लगभग 3:10 का समय बड़ा गंभीर, क्रिटिकल और डिसाइसिव होगा। 24,800 हमारे डेली चार्ट्स पे एक इम्पॉर्टेंस रखता है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो 16 जून से लेकर अब तक की पूरी प्राइस परफॉर्मेंस का एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है।
हम उसे सरेंडर करते हैं नहीं करते हैं। करें तो याद रखिएगा अब आप 50 डेमा के नीचे क्लोज होने जा रहे हैं और 50 डेमा के नीचे 24,613 पे अब 100 डेमा अलाइंड है। तो बाजार बहुत ही एक आखिरी के आधे घंटे जो क्रिटिकल होते हैं ना उस फेज में एंटर कर रहा है। APL अपोलो अभी कंचन से डिस्कशन किया गया। लुक एट इंट्राडे स्विंग नाउ, अब और टिक बाय टिक चार्ट्स में क्रैक होता हुआ डे लो पे अब 9% हो गया। और ये कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत BSE क्रैक हुआ और MCX पिछले 2 दिन से इनमें जो टेक्निकल ग्लिच के चलते प्राइस डैमेज हुआ है वो अलग है 8,037। मैं इसको नोट करके बैठा था। राजेश जी, मैं क्लोजर टू एक्सपायरी एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहा था। राजेश सतपुते जी, क्या इस पे 8,000 की पुट रखिएगा, ले सकते हैं क्या अ डिप टुवर्ड्स 50 डेमा जो कि अलाइंड है करीब 48-50 पे 78-50 पे, लग रहा है पॉसिबल आपको? बहुत वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से आज ये जो कैंडलस्टिक दर्शा रहा है कि ये जो 10 और 20 डे में पे जो डाइवर्जेंस आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस बढ़ेगी। और CDSL भी वीक है, ये भी मुझे लगता है उसके चलते इसमें भी वीकनेस है। और आपने बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र जी, जो 50 डे में है ये बनता है करीबन 7,800 के आसपास। तो करंट लेवल से भी आप कह सकते हैं करीबन 200 पॉइंट का फॉल है। तो ये जो MCX का 8,000 का पुट है वो करीबन 110 के आसपास है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 65 का। अगर हम सही ठहरे तो मुझे लगता है वीरेंद्र जी ये करीबन 200 से लेके 220 तक जाएगा, कम से कम उतना तो स्विंग मिलेगा। तो यस, MCX का 8,000 का पुट हम बाय कर सकते हैं। ओके, MCX का 8,000 का पुट बाई कर सकते हैं। इसी स्पेस पे स्टिक रहते हैं। और देखिए, डिपॉजिटरी कारोबार से जुड़ी कंपनी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। NSDL के IPO का प्राइस बैंड आ गया है सामने, 760 से लेकर 800 रुपये प्रति शेयर का ये के बीच में होगा। लेकिन कंपनी का इशू अगले हफ्ते 30 तारीख को खुलकर 1 अगस्त को बंद होगा। अब NSDL डिपॉजिटरी कारोबार से जुड़ी बाजार में लिस्ट होने वाली दूसरी कंपनी होगी। पहले CDSL है इससे पहले, लेकिन CDSL ने काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं। और ऐसे में क्या है दोनों कंपनियों में अंतर, ये समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। बताइए आशीष, NSDL वर्सेस CDSL कौन बेहतर स्थिति में, क्या रिसर्च की है आपने? देखिए, बिल्कुल दोनों डिपॉजिटरीज हैं और लगभग एक जैसा कारोबार है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों में अगर आप देखें तो कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप IPO में अप्लाई कर रहे हैं या मन बना रहे हैं तो इससे पहले जानना बड़ा ज़रूरी है। तो NSDL और CDSL दोनों की कंपैरिजन में आपके पास लेके आ जाता हूं। CDSL का अगर आप देखें तो रिटेल पर फोकस ज़्यादा है। अब NSDL इंस्टीट्यूशनल, सरकार, इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। अब बात करते कि रेवेन्यू किसकी कहाँ से आती है, तो CDSL की जो रेवेन्यू आती है वो रिटेल डिपॉजिटरीज जो DP होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं और फिर आता है। वहीं अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, साथ में सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें मिलते हैं, इसके चलते NSDL की रेवेन्यू यहाँ पर आती है। जैसे मैंने बताया कि NSDL में FIs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनका फिलहाल अगर आप देखें तो निर्भरता यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वैल्यू के लिहाज से अगर आप देखें तो CDSL और NSDL में बिजनेस पर्सपेक्टिव एक और फ़र्क ये भी है कि CDSL जो है एक हाईटेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है और वॉल्यूम पर आधारित है और लो कॉस्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगी तब इनके पास बढ़िया पैसा आता है। वहीं अगर आप देखें तो जो NSDL का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। नंबर ऑफ अकाउंट्स और कस्टडी के लिहाज से देखें तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, इनकी इंडस्ट्री में असेट अंडर कस्टडी होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप ये देखिए, CDSL कितना है 79 लाख करोड़, NSDL कितना है 510 लाख करोड़। यानी CDSL की साइज से NSDL असेट अंडर कस्टडी के लिहाज से 6.5 गुना 6.5 टाइम ज़्यादा है। और वहीं अगर आप नंबर ऑफ डीमैट खाते के हिसाब से बात देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बाजी मार जाता है CDSL, जहाँ पर इनके पास जो डीमैट अकाउंट्स हैं ये करीब 15.86 करोड़ है और NSDL के पास है करीब सिर्फ 4.05 करोड़। यानी नंबर ऑफ खातों के लिहाज से CDSL ज़्यादा है, लेकिन असेट अंडर कस्टडी के लिहाज से अगर आप देखें तो NSDL 6.5 गुना ज़्यादा बड़ा नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आय CDSL की 1082, वहीं NSDL की ये FY25 के नंबर है 1535 करोड़ है। एबिटा 624 करोड़ और 425 है NSDL का।
अब मार्जिन्स के लिहाज से अगेन CDSL के पास एक अपर हैंड मिल रहा है क्योंकि 44% के पैट मार्जिन्स हैं। पैट मार्जिन्स बड़े सिग्निफिकेंट चीज़ है। वहीं NSDL के इसके आधे 22%। मुनाफे की बात करें तो अगेन CDSL ज़्यादा, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो शायद इस लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम रिटेल फोकस्ड बेटर पैट मार्जिन के चलते CDSL को बाजार फिलहाल के लिए वैल्यू कर रहा है 65 टाइम्स पर और NSDL को वैल्यू कर रहा है IPO के प्राइस के हिसाब से 47 टाइम्स पर। एक जैसा कंपनी है, डिपॉजिटरी बिजनेस है, लेकिन कुछ की माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये डिटेल्ड एनालिसिस NSDL वर्सेस CDSL। शुक्रिया आशीष अच्छी जानकारी के लिए। राजेश अग्रवाल जी, CDSL पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए इसलिए 900% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब NSDL के IPO अब जल्द ही दस्तक देने वाली है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, NSDL दूसरा CDSL बनेगा या फिर उससे बेहतर स्थिति में आप पा रहे हैं NSDL को? देखिए, ये एक बहुत अगर दोनों में एक को चुनना हो ना तो बहुत दुविधा वाली बात होगी, क्योंकि जैसे अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि बिजनेस मॉडल लगभग सेम है। एसेट अंडर कस्टडी ज्यादा है NSDL की, पर बावजूद इसके कि खाते कम है और बहुत कम है। वो इस कारण से है क्योंकि सरकारी जो कंपनियां हैं उनके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपके NSDL में मिलती हैं, तो जिस वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा है बट नंबर ऑफ अकाउंट्स कम है। वहीं CDSL जो कि रिटेल फोकस्ड है और नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत बहुत ज्यादा है, और जो प्रीमियम पी पे है वो इस वजह करके है क्योंकि रिटेल फोकस उनका बना हुआ है, लगातार कई दिनों से चल रहा है उस वजह से। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मैं आज भी समझता हूँ कि CDSL ज्यादा बेहतर पड़ेगा, बावजूद इसके कि PE ज्यादा है, क्योंकि रिटेल फोकस है और वहाँ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो कमाई अच्छी है। मार्जिन्स आप देखेंगे, पैट मार्जिन्स तो लगभग दुगने हैं, तो उस वजह से बेहतर है। अब चूंकि NSDL का जो IPO आ रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आ रहा है। अगर आप अनलिस्टेड जो मार्केट चलता है उसमें अगर आप देखेंगे तो NSDL की लास्ट में जो ट्रेडिंग हुई थी वो 1000 रुपए के आसपास हुई थी। अपने हाइस तो उसने 1200 रुपए के आसपास मारे थे, और वहां से जो IPO आ रहा है वो बहुत सस्ते, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में आ रहा है। तो वहाँ एप्लीकेशन करने की बिल्कुल राय रहेगी लोगों को, अप्लाई करें। और CDSL अगर किसी के पास है तो बने रहें, किसी भी कारण से 1550 तक आता है तो बहुत ही उम्दा बाय हो जाएगा और वहां पर खरीदारी करें। ओके, तो फिलहाल ये पूरी एनालिसिस CDSL वर्सेस NSDL की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और नतीजों की बात करते हैं। देखिए, सोमवार को आने वाले नतीजों पर अब नजरें रहेगी और कल निफ्टी में कोटक बैंक और वायदा में 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। सोमवार को निफ्टी में इंडसइंड बैंक BEL के नतीजों पर नजरें रहेंगी और वायदा बाजार से बात करें तो यहाँ पे 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव ज्वालकर और आशीष चतुर्वेदी। गौरव, पहले आपके पास आना चाहूँगे, आप बताएं कि कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या स्ट्रीट अनुमान लगाकर चल रहा है? अगर हम बात करें सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की, तो पहले ही हमने देखा है कि लोन और डिपॉजिट्स में लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि एक अच्छा नंबर था। और इसी के चलते अभी अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे लगभग 7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी नंबर के साथ अगर हम काम करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 18 से 20 बेसिस पॉइंट से गिर सकते हैं इस क्वार्टर में। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर जो कॉस्ट ऑफ फंड है वहाँ पर प्रेशर बना रहेगा एक रेपो रेट कट की वजह से। ये जानना भी ज़रूरी है कि 4th क्वार्टर में कहीं पे 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज मिला था कोटक महिंद्रा बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, तो कहीं पे अगर हम इसको एडजस्ट करें तो लगभग 15 से 16 बेसिस पॉइंट का फॉल जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 3% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अदर इनकम में कहीं पे ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे अनुमान है। इसके अलावा बात करें कहीं पे एसेट क्वालिटी की, तो क्रेडिट कॉस्ट में लगभग जो है फ्लैटिश नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्रीट ये भी कह रहा है कि कहीं पे 8 to 10 बेसिस पॉइंट का फॉल हो सकता है क्रेडिट कॉस्ट में। लगभग ये जो नंबर है वो 54 to 56 बेसिस पॉइंट पे आ सकता है। और इसी के चलते हुए स्लिपेजेस में भी कहीं पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट जो है वो फिलहाल के लिए ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एक फ्लैटिश हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले आती है लोन बुक ग्रोथ की जो भी अनुमान है या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पर भी कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पिछले ही क्वार्टर में कहीं पर अगर हम बात करें तो FD और TD रेट्स में, जो कि सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के रेट्स है, वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने कई ज़्यादा अच्छे नंबर्स में एक गिरावट देखी है। तो
वो एक स्ट्रीट के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स पे से प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। और आगे जाके एसेट क्वालिटी पे कैसे अनुमान रहेंगे या फिर कैसे व्यू रहेगा वो भी जानना मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, चलिए काम करते हैं। गौरव से पहले दूसरा नंबर भी समझ लेते हैं इंडसइंड बैंक के, उसके बाद कोटक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल चर्चा योग्य कोटक इसलिए है क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग के बाद किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर ने जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया था वर्टिकल राइज, वो तक कोटक है। गौरव, इंडसइंड बैंक क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे? जी, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो पहले ही हमने देखा था कि नंबर्स में कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही कहीं पे 3% की गिरावट जो है प्रोविजनल अपडेट्स में हमने देखी थी। इस क्वार्टर की बात करें तो फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन जो है वो वैसे ही वीकिश एक्सपेक्टेशंस है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 22% से गिर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका अगर हम इसी नंबर के साथ चले तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे भी कुछ गिरावट आ सकती है। अभी यहाँ पे ये जानना जरूरी रहेगा कि पिछले क्वार्टर में कहीं पे एक वन ऑफ इम्पैक्ट की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थे वो 2.25% पे थे। अगर हम रिपोर्टेड नंबर के साथ ये कंपेयर करें तो कहीं पे इस क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.2% पे आएंगे, तो रिपोर्टेड नंबर पे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बट अगर हम इस नंबर को एडजस्ट करें और नॉर्मलाइज लेवल पे देखें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 3.4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने चाहिए थे, तो उस हिसाब से कहीं पे 20 to 25 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और इसके दो मेन रीजन है। सबसे पहले जो रेपो रेट कट हुआ है और दूसरा कहीं पे जो बैंक का लोन बुक मिक्स है वो चेंज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वहां पे भी लगभग 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अदर इनकम में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा हमें इस क्वार्टर में। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी और प्रोविजंस की तो यहाँ पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए एसेट क्वालिटी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल पर रह सकता है, बट फिलहाल में कुछ 90 to 100 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल फॉल जो है देखने को मिल सकता है। स्लिपेजेस की भी बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही लगभग 180 to 200 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट्स पे चले गए तो 70% तक का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम अनुमान की बात करें तो कहीं पे ब्रोकरेजेस ऐसे भी है जिनका एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉफिट में जो फॉल है वो 85% तक भी जा सकता है। इसके अलावा आगे जाके निम्स पे कैसे ट्रैजेक्टरी रहेगी रिकवरी की वो देखना जरूरी रहेगा। एमएफआई पे एसेट क्वालिटी पे क्या मैनेजमेंट कहता है वो कहना जरूरी रहेगा, और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखना भी जरूरी रहेगा। और इसके अलावा नंबर्स के बाद भी यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एक अलग स्टोरी है जो कि नंबर्स के आगे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो है एमडी और सीईओ का न्यू अपॉइंटमेंट जो है उसके आगे उसके अलावा उसके आजू बाजू में कई सारे न्यूज़ फ्लोज हमने देखे हैं, तो वहाँ पे कैसे कमेंट्री रहेगी। रिसेंटली कंपनी ने इनेबलिंग रेजोल्यूशन किया है जहाँ पे 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा QIP में वो रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ RBI ने रिसेंटली ही अप्रूवल दिया है प्रमोटर को एक नया डायरेक्टर जो है वो बोर्ड पे बिठाने का, तो वहाँ पे भी कैसे कमेंट्री रहेगी वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इंडसइंड बैंक में। ओके, काफ़ी डिटेल्ड प्रीव्यू गौरव, शुक्रिया। तो इंडसइंड बैंक के नतीजों की बात करूँ तो थोड़ी कमजोरी रह सकते हैं, साथ ही एमडी और सीईओ को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा CNBC आवाज़ पर। चलिए BEL के नतीजों की बात करते हैं और ये नतीजे कैसे एक्सपेक्टेड हैं ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताइए आशीष। देखिए, बढ़िया नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और BEL का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है जो गाइडेंस देता है, ना कि सिर्फ इसे हासिल करता है, बीट करता है और लगातार काफ़ी क्वार्टर से अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें रेवेन्यू की तो 11% की बढ़त है पिछले साल के मुकाबले। एबिटा 19% बढ़ेगा, 937 करोड़ से बढ़कर 1,119 करोड़, ये आंकड़ा जो है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। मार्जिन्स जो कि 22.3% के थे पिछले साल बढ़कर 24% के हो जाएंगे। मुनाफे में हेल्दी ग्रोथ है, कुछ एक्सेप्शनल फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन 14% की ग्रोथ है, 776 करोड़ से बढ़कर 887। दरअसल अगर आप देखें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंडिजिनाइजेशन हुआ है इसका बड़ा बेनिफिशियरी है। कॉस्ट एफिशिएंसीज हैं, बेटर प्रोडक्ट मिक्स है, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगले 18 से 24 महीने में 1 लाख करोड़ की पाइपलाइन है, इस चीज़ को तो बिल्कुल फोकस में रखना है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नतीजे तो अच्छे आने हैं लेकिन पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक ने कमाल किया है, 50% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। जी बिल्कुल सही कहते हैं आशीष, याद रखिएगा अच्छे नंबर्स, लेकिन अच्छे नंबर से पहले आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक एक वर्टिकल राइज है। और मात्र अगर आप मई से ही देखें, मतलब 315 का स्टॉक ऑलमोस्ट 430 का
इंट्रा स्विंग हाई लगा के आया था। शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अभी काम करते हैं, आपको 4 का चौका का क्रम बताते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन और राजेश अग्रवाल। मानस सस्ता ऑप्शन पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए HCL के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। HCL 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो HCL का 4550 का पुट ऑप्शन जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है करीब करीब, वहां पर खरीदारी करेंगे। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 90 रुपए के टारगेट सेट कर लेंगे। चलिए FNO सुपरस्टार के लिए, माफ कीजिएगा, सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जी का पिक। FNO सुपरस्टार के लिए बताइए रचना जी, आप क्या पिक कर रही है? जी FNO सुपरस्टार के लिए मैं देना चाहूंगी MGL में। MGL में शॉर्ट साइड पे हम ट्रेड लेंगे, 1378 के करीब है ये। हम यहाँ पे 1390 का ऐसा लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1360 एंड 50। ओके, MGL सेल है आपका। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी मार्केट करता हुआ, और शॉर्टिंग देखिए 3% हुआ है बिल्डअप, 3.5% नीचे इसमें। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? 4 का चमत्कार। तो बीरेन जी LNT पर शॉर्ट देंगे। LNT अपने पिछले 4-5 दिन के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए है। एज ऑफ नाउ 3450 के लेवल पर है इन फ्यूचर्स, इन कैश एट 3443। 3400-3390 के प्राइस टारगेट के लिए LNT पर आप शॉर्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3456 का। ओके, तो अभी तक सारे शॉर्ट साइड के ट्रेड ही आए हैं। बताइए मिड कैप फंडा, राजेश अग्रवाल जी आपने क्या चुना है? से अगर कहा जाए तो मैं मेट्रो ब्रांड्स के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत शानदार रिटेल की कंपनी है। अगर आप देखो तो 900 के ऊपर स्टोर है, 200 के ऊपर सिटीज में, और बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। रिटेल के लिए बहुत शानदार कंपनी कही जा सकती है। कोई भी जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स इंडिया में घुसना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है। अभी फिलहाल पिछले दिनों उन्होंने क्लार्क्स के साथ करार किया। पहले रिलायंस रिटेल के साथ, रिलायंस के साथ करार था इनका क्लार्क्स का, मेट्रो ब्रांड्स के साथ हुआ। न केवल भारत के लिए बल्कि निकटवर्ती जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी उनके साथ करार हुआ है। चाहे पर फिला हो, फुट लॉकर हो, क्लार्क्स हो, जैसे खुद उम्दा ब्रांड और खुद के भी ब्रांड, बहुत अच्छा शानदार बैलेंस शीट। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन चैनल्स भी इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। करीब करीब 11% की रेवेन्यू इनके ऑनलाइन से आती है। मैं समझता हूँ कि किसी को लंबी अवधि के लिए लेना हो तो 1450-1500 के टारगेट आने वाले 1 साल में मान के चल सकता है। ओके, मेट्रो ब्रांड्स 1232 पे आपका बाय कॉल है। आइए स्क्रीन पर रखते हैं एक एक करके आपके 4 ट्रेड्स। पहले शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से, मानस जी ने पिक किया था आज HCL की पुट ऑप्शन 4550 की, 90 का लक्ष्य, 29 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने FNO सुपरस्टार पिक किया। यहाँ पे था इनका शॉर्ट कॉल MGL में, और 3360 का यहाँ पर टारगेट गलत है, माफ़ कीजिएगा, ये होगा शॉर्ट कॉल है। दिखाइए पीछे फिर लेके आइए, ये गलत है, माफ़ कीजिएगा। ये कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे संशोधित जो स्लाइड है वो आएगी। टारगेट LNT फ्यूचर्स का 3400-3390 का लक्ष्य, 3456 का स्टॉप लॉस। और आखिरी ट्रेड जो था अभी भी मेट्रो ब्रांड्स 1228। अच्छा, मेट्रो ब्रांड्स हमने देखा, जरा एक बार वो भी रखिएगा, कैंपस शूज़ एक बार रखिएगा, लिबर्टी एक बार रखिएगा, बाटा 1208 पे। बाटा तो मतलब बातचीत के बीच में से निकल ही गया है, सिंक ही हो गया है स्टॉक। राजेश जी, बाटा पे क्या रहा है? आई मीन दिसंबर 2021 से लेकर 2024 इसके लिए सबसे ख़राब काल रहा, और मैं ये अभी भी नहीं कहूँगा कि शायद ये बुरा फेज ख़त्म हो गया। बाटा को हुआ क्या है? ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर था टिल 2021। क्या करें इसमें जो ट्रैप है लोग? देखिए, मेरे ख्याल से तो स्विच कर लेना चाहिए मेट्रो ब्रांड्स, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। बाटा आपने सही कहा, वेल्थ क्रिएटर हुआ करता था, एक शानदार ब्रांड। बचपन से स्कूल के जमाने से बाटा ही बाटा था, लेकिन अब दुनिया भर के ब्रांड्स आ गए हैं। पिछले 3-4 क्वार्टर या उससे भी ज्यादा से देखेंगे तो बाटा के रिजल्ट्स ने कुछ करके नहीं दिया, मार्जिन्स में दबाव रहा। तो इस वजह से एक तरीके से वो कन्वेंशनल रह गई, कुछ नए जमाने के साथ बढ़त होती हुई नजर नहीं आई कंपनी में, कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च नहीं हुए। उस वजह से दूसरे जो ब्रांड्स थे उन्होंने बाजी मार ली।
तो उस वजह से मेरे ख्याल से लैगार्ड रहा और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत 2-3 क्वार्टर्स में कोई चेंजेस आएंगे। तो बेहतर होगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्विच कर लें। सही में बाटा तो श्रेया हम लोगों की यादों में जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से जब साल शुरू होता था ना श्रेया, तो घर वाले कहते थे बेटा ये जूता तो तुमने ले लिया, अब ऐसा नहीं है कि अगले साल नया मिलेगा, जब तक पैर का अंगूठा फट के बाहर ना आ जाए तब तक नया जूता नहीं मिलेगा। बाटा वो हुआ करता था। नहीं सेम हमने भी एक्सपीरियंस किया है। बड़ा मतलब बाटा एक बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन अब वाकई इसके चार्ट्स को देख के थोड़ा अजीब लगता है। आई मीन बीते 5 साल इसके लिए काफ़ी ख़राब रहे और बाकी ब्रांड्स ने अच्छा किया। खैर निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी समहाउ इट्स आई थिंक 24800 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन कर रहा है, उसको तोड़ तो नहीं रहा है। एक बार लेके आइएगा आप लोढ़ा, और मैं अपनी स्क्रीन पे पिछले 15 मिनट से इसकी जो ऑप्शन एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर रहा था। इट्स 1281 रियल एस्टेट में पिछले 5 दिन में जो शॉर्टिंग हुई है, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है क्लोजर टू एक्सपायरी, वो बहुत गंभीर है। और लोढ़ा इस वक्त अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो चुका है। मानस आपका व्यू क्या बन रहा है इसमें? इस एवरेज का ब्रीच होना और नेक्स्ट सपोर्ट कहीं बहुत दूर दूर तक नहीं है। मेरे ख्याल से 1253 जो हमारा प्रीवियस फ्लैग का लोअर एज है। आपका टेक क्या कहता है? यहाँ पर 30 रुपए गुंजाइश और है क्या इसके शॉर्ट पे अभी? देखिए व्यू तो नेगेटिव है, इसलिए 2 बजे के शो में 2:10 वाले जो पिक था उसमें रिकमेंडेशन मेरा सेल साइड पे था लोधा में। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1230 रुपए के आसपास का होगा। करंट लेवल से भी 50 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो जब तक स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, हर उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। ओके, हर उछाल पे बिकवाली की राय, होल्ड शॉर्ट फिलहाल ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पूरी स्पेस ही आप देखें तो काफ़ी पेन में। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और डीलों के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं? आप देखिए आईटी स्पेस तो है ही पेन में, HCL टेक ये डीलों के आसपास, SBI पूरा, PSU बैंक आप देखिए तो बैकफुट पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद एनर्जी स्पेस में भी अगर आप देखिए कोल इंडिया, NTPC, इसके अलावा CG पावर ग्रिड, सभी में बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी और डीलों के आसपास यहाँ पर इनफैक्ट CG पावर के नतीजे ठीक थे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, फिर भी स्टॉक देखिए हाई साइड से आज फिसल के डीलों के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। गाबा से CG पावर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? मैं चार्ट निकाल लेता हूँ CG पावर का। ये मेरे ख्याल से सुबह तो आया था रडार में लेकिन चला नहीं है, साइडवेज होना। आई थिंक बेस्ट अवॉइडेड। करना है तो शॉर्ट कीजिए, लेकिन बेस्ट अवॉइडेड। शॉर्ट करना है तो 672 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। डाउन साइड ओपन है 650 तक। STPT कर सकते हैं CG पावर STPT कर सकते हैं, डाउन साइड ओपन है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और एनर्जी स्पेस में भी आज पेन है, चौतरफा बिकवाली बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत UK के बाद के बीच इनफैक्ट FTA के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि भारत में विस्की के दाम घटेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विस्की पर ड्यूटी कटौती का कंज्यूमर को खास फायदा नहीं होगा। परेशानी के सबब वाला सवाल हो गया ये। कंचन बताइए क्या कहती है आपकी एनालिसिस? जी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि जो हमें एक ड्यूटी कट देखने को मिला है 150% से लेके 75% का, वो कंज्यूमर तक आता वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही हमें देखने को मिलेगा। अगर पर बॉटल की बात करी जाए तो देखिए जो स्कॉच विस्की होती है उनके प्राइस की जो रेंज होती है वो 5000 से की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे हमें केवल 100 से 300 रुपये का कट ही देखने को मिलेगा, यानी कि इस टाइम पे जो बेसिक कंज्यूमर है उनके लिए खुशी की बात नहीं है। उनका ये मानना है कि जो भी हमें ये इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती देखने को मिली है उसका जो सीधा सीधा जो फायदा होगा वो कंपनी उठाती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। पहले कंपनीज क्या करती थी कि बाहर से बॉटल्स को, बाहर से स्कॉच विस्की को इंपोर्ट कराती थी और इंडिया में आके उसकी बॉटलिंग करती थी, लेकिन अब इंपोर्ट की जो ड्यूटी है वो घट गई है, तो वो डायरेक्टली क्या करेंगी, बाहर से ही जो बॉटलिंग है वो करती हुई दिखाई देगी, जिससे उनके कंपनीज के तो मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन ये फायदा जो है सीधा सीधा कंज्यूमर तक जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर लोकल स्पिरिट्स की बात करी जाए तो वो बाहर से स्कॉच मंगाते हैं बिकॉज उनको यहाँ पे आके ब्लेंडिंग करनी होती है विस्की के साथ। इस टाइम पे अब सस्ती हो गई जो स्कॉच विस्की है तो वो मंगाएंगे, तो उनको तो लोकल प्रोड्यूसर्स को तो फायदा होगा, लेकिन इस जगह पे भी एंटिसिपेशन जताई जा रही है कि ये भी जो फायदा है वो कंज्यूमर तक को देते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए यही सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे ये अनुमान जताया जा रहा है कि विस्की के जो दाम है वो तो हमें पेपर्स पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप उसको खरीदने जाएंगे शॉप में तो वहां पे उसका जो फायदा है वो काफी ज्यादा आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा।
रंजन शुक्रिया, आपने वाकई ग्राहकों का और कंज्यूमर का आपको बहुत ख्याल है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसे कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू। हालांकि ये देखिए यूएसएल में, देखिए हम अमूमन इस खबर के साथ यूएसएल को जोड़ के देखते हैं और यूएसएल डे लो की ट्रैजेक्टरी पे 1310 पे, और अब यूएसएल भी मल्टी मंथ लोस पे ट्रेड करता हुआ। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा रहा था, बट सही मायनों में प्राइस में अब तक ट्रांसलेट नहीं हो पाया। यूएसएल पर आपकी राय, या फिर मैं अगर आपको, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक सूला विनयार्ड्स वाली स्टोरी भी जो पूरी कोलैप्स हो गई, कहीं ना कहीं रेडिको केतान इस स्पेस का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्टेबल प्राइस परफॉर्मर रहा है। आपकी चॉइस लिकर स्पेस में क्या है? वीरेंद्र जी, पहले तो कंचन अभी जो बता रही थी कि कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरी तरफ से मिले ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है। कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे, वो एक अच्छी खबर है। और जहां तक कोई स्टॉक पिक की बात है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की आपने बात करी, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर चॉइस हो सकती है इस पूरे पैक में। कारण कई हैं। एक तो कंपनी ने डेट अपना कम कर लिया है, डियाइजो की मैनेजमेंट है, ऊपर से आरसीबी की होल्डिंग है। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक व्यू लिया जा सकता है। और इस वक्त अगर कहा जाए तो जिस तरीके के हालात बने हैं एफटीए वगैरह के बाद, थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। अगर कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग ना करना चाहे इस पूरी स्पेस में, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। कम से कम एक तिमाही के नतीजे आ जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाए, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुके, क्लैरिटी आए कि कितना इनका खुद के सेल पे फर्क पड़ेगा, या बाहर से जो उनकी जो इम्पोर्टेड स्पिरिट्स आएंगी उस पे इनके खुद के जो घरेलू उत्पाद हैं उस पे क्या फर्क पड़ेगा। वो सब देखने के बाद ही कोई लॉन्ग टर्म की कॉल ली जाए तो बेहतर होगा। इस वक्त सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, फिलहाल सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं डीलिंग रूम चेक की तरफ। डीलर्स कौन से स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हैं या फिर कहाँ बिकवाली की राय दे रहे हैं, वो समझ लेते हैं। यतिन बताएं, डीलर्स किस स्टॉक पर बेट लगा रहे हैं? करेक्ट। तो आज दो स्टॉक जो फोकस में है, उनमें सबसे पहले जाइडस लाइफ और फार्मा शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगर हम जाइडस लाइफ की बात करें तो डीलर्स यहाँ 990 तक के टारगेट्स देख रहे हैं, और इसीलिए जुलाई फ्यूचर्स में वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फार्मा क्षेत्र का मोमेंटम है वो डीलर्स को लगता है नेक्स्ट वीक भी कैरी ऑन रहना चाहिए। NBFC शेयर में से पूनावाला फाइनेंस भी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे, और नंबर्स के ठीक पहले ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा हुआ है, और ये दर्शा रहा है शॉर्ट पोजीशन से। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ 400 के टारगेट्स के लिए STBT की एडवाइस दे रहे हैं, और काफ़ी सारे HNIs भी आज NBFC शेयर्स खास करके पूनावाला फाइनेंस में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये काउंटर है जो डीलर्स को वीक लग रहा है। जाइडस लाइफ में खरीदारी की राय पूरे फार्मा स्पेस में आज बाइंग थे। शुक्रिया यतिन जी। और पूनावाला फिनकॉप यहाँ पे बिकवाली की राय। तो ये दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स शुरू करते हैं। और बताइए गाबर सर, गुड इवनिंग। यहाँ तो मिला हुआ कुछ और शायद आप बिकवाली की तरफ होंगे, एज्यूम कर रही हूँ मैं ऐसा। नहीं, चलो मैं दे देता हूँ लॉन्ग। वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्रेड कर रहा है 4304 पर ट्रेड करता है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 4265 पर, टारगेट 4400। सुप्रीम इंडस्ट्रीज तेजी लगती है, इसमें स्ट्रेंथ तो है। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज से तेजी है इसमें। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। SJVN के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया, 97 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है। तो SJVN के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस 97 के लगाएंगे, टारगेट 91 के सेट करेंगे। ओके, SJVN यहाँ पे बिकवाली की राय। राजेश सातपति जी, आप बताइए मंडे के लिए क्या कैरी करें? श्रेया, देखिए मैं तो सेल करके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे ओबेरा रियलिटी में एक ब्रेकडाउन है, आप फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो 1730 का स्टॉप लॉस लगा के ओबेरा रियलिटी को बेचे। इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1650 का। ओके, ओबेरा रियलिटी आप सेल करेंगे। कविता जी, आपके सेल नहीं, मतलब आपकी कॉल क्या रहेगी? तो जाइडस लाइफ यतिन जी अभी डिस्कस किए, हम धमाकेदार ऑप्शंस में दिए थे, मुझे लगता है उसी को कैरी करेंगे। 969 के लेवल के ऊपर जब तक है, पॉसिबल मूव्स दिखते हैं 995,000 के। तो दो बाय ट्रेड्स और 2 सेल्स ट्रेड्स अभी तक आ चुके हैं। रचना जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? BTST, STBT? तो BTST करेंगे, और मैक्स सेल्स में भी कर सकते हैं और एप्पल हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं।
दोनों में अच्छे स्विंग की उम्मीद है। हम मैक्स हेल्थ के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। मैक्स हेल्थ में हम 1270 के एसएल को लगा के 1300 और 1320 दो टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं। ओके, तो रचना जी मैक्स हेल्थ केयर के जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दे रही हैं। तो ये फिलहाल BTST और STBT ट्रेड्स आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करते हैं। कौन से इवेंट्स ट्रिगर्स जिस पे नजरी रहनी चाहिए। बाजार की पूरी डिटेल लेकर कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन, क्या है ट्रिगर्स अगले हफ्ते के लिए? जी, शुरुआत 28 जुलाई यानी कि सोमवार के साथ करी जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर की तो हमें उस लिहाज से इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो आता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो डेटा है साल दर साल का वो भी हमें 28 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। देखिए अर्निंग सीजन है, अब अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ATGL, अडानी ग्रीन, गेल, PPL फार्मा, मसगांव डॉक और साथ में टोरेंट फार्मा के नंबर भी सोमवार को ही बाजार में दस्तक देंगे। मूविंग फॉरवर्ड 29 जुलाई की बात करी जाए यानी कि ट्यूसडे, यूएस का हाउस प्राइस का इंडेक्स आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे आने वाला है वो है जॉल्ट का जॉब ओपनिंग का डेटा है। मार्केट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अर्निंग के लिहाज से यहाँ पे NTPC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, वरुण बेवरेजेस, पिरामिल एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ इंडिया जैसे नंबर्स भी हमें बाजार के अंदर दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। 30 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए, उस दिन हमें यूएस GDP ग्रोथ का जो रेट डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी हमें 30 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला जो इवेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्निंग के लिहाज से भी 30 जुलाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील के नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। BEML, बिरला कॉर्प, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन, hyundai मोटर्स के साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजी, इंडस्टार, JB केमिकल्स के जो नंबर्स हैं वो भी 30 जुलाई को ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ में यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो भी 31 जुलाई को आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी लंबी लिस्ट आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगी। TVS मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आयशा मोटर्स, जिलेट, डाबर, HUL जैसी कंपनीज जो है, सिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियां जो है 31 जुलाई को ही अपने जो नंबर्स हैं वो पेश करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1 अगस्त की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिकली जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आएगा, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, यूएस S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ इंडिया का HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI का फाइनल डेटा आएगा। बैंक की लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ की सारा का सारा जो साल दर साल का डेटा है वो यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। एक और मेजर इवेंट आपको 1 अगस्त को ही होता हुआ दिखाई देगा, वो है ऑटो सेल्स के नंबर्स। सारी की सारी जो कंपनीज हैं अपने जुलाई महीने की जो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी इसी दिन प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। अर्निंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा पावर, ITC, गोदरेज प्रॉपर्टीज, MCX, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज इस दिन अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स को प्रेजेंट करेगी। 2 अगस्त आपके लिए थोड़ा सा ठंडा रहने वाला है। इकोनॉमिकली यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से ABB इंडिया और फेडरल बैंक जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे। ओके कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक ही सांस पे पूरा का पूरा हफ्ता निपटा दिया। क्या क्या है अगले हफ्ते सब कुछ बता दिया, शुक्रिया। और अब आते हैं जरा आज के सेटअप पे, मतलब डेरिवेटिव्स का सेटअप कैसा रहा, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे। और ब्रेथ बेहद नाजुक, बेहद ख़राब। आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट और साइजेबल पुल बैक। कोई पुल बैक आज पूरे दिन भर में नहीं आया। और मैं एक बात जो कह रहा था आपको कि 10:30 से 11:30 के बीच का जो स्विंग हाई था वो एग्जैक्टली था 50 डे में। आप रीगेन नहीं कर पाए, ये आपकी विफलता प्रेशर को इंडिकेट करती है। 15 लॉन्ग, मात्र 15 लॉन्ग, मात्र 14 शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग नहीं करना, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट है तो कवर नहीं करना, सिंपली शॉर्ट फिर करना है। और लॉन्ग रन अगर प्रॉफिट्स है तो काट लो, ये होता है, ये 50 डे मार्किंग की फीलिंग होती है। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पे था। और आई थिंक इंटरेस्टिंगली आज कुछ फार्मा काउंटर्स आपको अपीयर होते नजर आएंगे। सिप्ला, टोरेंट, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स। डेडिकेटेड है ये पूरी की पूरी शीट टुवर्ड्स फार्मा एंड हेल्थ केयर। बाकी SBI लाइफ, ये भी हेल्थी मान के चलिए आप। बाकी शॉर्ट कवरिंग थी IEX में। कल का पूरा जो न्यूज़ इम्पैक्ट था वो आज नंबर्स के चलते वो प्रेशर रिलीफ हुआ, शॉर्ट कवर हुआ। फिनिक्स मिल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सिंजन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, अबव 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। साइरस लाइफ में मूव था 1.5% का। आइए अब नेक्स्ट टाइम में आते हैं, शॉर्टिंग कहाँ पे थी। यूनियन बैंक, आज एक डिसाइसिव मूव था बैंक निफ्टी में। मतलब एक दिन क्या होता था, डाइवर्जेंस था।
एक दिन PSUs में, एक दिन प्राइवेट में वीकनेस, बट आज डिसाइसिवली हर जगह यूनियन बैंक, केफिन और आज का कल्प्रिट जिसने आई थिंक एक ब्रॉडर सोच थी जो बाजार की, उसको आज वीक किया रिगार्डिंग दिस अर्निंग सीजन। बजाज फाइनेंस बैकफुट पे, शॉर्ट बिल्डअप, अदानी ग्रीन्स, पूनावाला फिनकॉप, NBFCs पे आज सिवियर डेंट पड़ा, लेड बाय बजाज फाइनेंस। और लास्ट स्लाइड दैट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। लोगों ने कहा कि नहीं जनाब, इसके प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करो प्रॉफिट में। APL हालांकि कंचन से हमने डिस्कस किया था पोस्ट मैनेजमेंट आई थिंक जो रिजल्ट्स आए उसके बाद, और हिंदुस्तान कॉपर, CDSL, BHL, SJVN। और एक बार देखते हैं डेरिवेटिव बैन की लिस्ट। डेरिवेटिव बैंस में मतलब जो स्टॉक्स थे, IEX वायदा बैन से बाहर आ सकता है थैंक्स टू पुल बैक पोस्ट अर्निंग्स। आज 8.5% ऊपर हुआ, लेकिन वो सारी की सारी जो पोर्शंस थी वो आज स्क्वायर ऑफ हो गई, तो आज IEX को एक रिलीफ मिला। श्रेया। बिल्कुल, पूरे एक सांस में आपने भी ब्रेथ बता दी वीरेंद्र जी, और काफ़ी ख़राब रही ब्रेथ। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े लाइटर मूड पे चला जाए। देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है और अगस्त में एक्सटेंडेड वीकेंड के साथ कई सारी छुट्टियां मिलेंगी, और ऐसे में लोग कहाँ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, वेकेशन की पूरी प्लानिंग बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, आपने भी प्लानिंग कर ली है क्या वीकेंड की? देखिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं जब ये बताऊंगा ना पूरी इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि टीम में बहुत सारे लोग छुट्टी डाल दें। मैं तो डाल ही दूंगी। देखो फिर मेरी कैंसिल हो जाएगी, दिक्कत है फिर। जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, और आप भी पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसके पीछे कारण ये है कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जो टॉप पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो आपके हाथ ही नहीं आएंगे। इससे पहले पूरी तरीके से प्लानिंग कर लीजिए। अब दरअसल 15 अगस्त जो है इस बार आपका पड़ रहा है फ्राइडे को, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी है। एक दिन सिक लीव मैनेज कर ली तो और बेहतर हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया प्लान्स बन रहे हैं, और इसी के चलते जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर ऑलरेडी अभी से 50 से लेके 80% की बुकिंग आ गई है। कई सारी जो प्रोमिनेंट होटल्स एंड रिजॉर्ट हैं, ये इन तारीख में, मतलब ये 3 दिन के लिए आपको ऑक्यूपेंसी अवेलेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। इसके लिए बेहतर होगा कि अभी ट्राई कर लें। कीमतों का ट्रेंड ये बता रहा है कि 10 से लेकर 15% ऑलरेडी कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि जितना डिले करेंगे उतना महंगा खर्च आपको करना पड़ेगा, और जो मनपसंद की रिजॉर्ट है, होटल है या डेस्टिनेशन है, शायद वहाँ पर आपको बुकिंग भी देखने को ना मिले। अब लोग कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं, तो फिलहाल बारिश का मौसम है, ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे समय में, लेकिन फिर भी लोनावला मुंबई के पास से बहुत पॉपुलर हो रहा है। गोवा, काफ़ी सर्चेज आ रही हैं इसके, कुंभलगढ़ है, ऋषिकेश है, रणथंबोर है। लेकिन अगर आप अगोड़ा की टॉप सर्च डेस्टिनेशंस को देखें तो इसमें गोवा, उदयपुर, लोनावला, ऊटी, कुर्ग, ये ऐसे जो डेस्टिनेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब देखिए, मार्केट वाले और जो ऐसी छुट्टियों पर निर्भर करते हैं उनके लिए ये वाला जो हफ्ता रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस साल का लास्ट एक्सटेंडेड वीकेंड आपको मिल रहा है। इसके बाद कोई भी छुट्टी जो है आपको ना तो फ्राइडे मिलेगी ना मंडे मिलेगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्विकली एक बार मैं आपको है ना कैलेंडर बता देता हूँ। जैसे गणेश चतुर्थी पड़ रही है वेंसडे को, ये अगस्त में है। महात्मा गांधी जयंती ये पड़ रही है थर्सडे। तो अगर फ्राइडे कैसी भी छुट्टी आपने मैनेज कर ली तो अगेन एक बेहतर एक्सटेंडेड वीकेंड आपको मिल सकता है। बाकी की सारी जो है या तो वेंसडे को आ रही हैं, एक 25 दिसंबर थर्सडे, ये भी एक ऐसा है जहाँ पर आप फ्राइडे मैनेज कर सकते हैं छुट्टी लेने के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पूरा हॉस्पिटैलिटी स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इन्हें भी रडार पर रखें और अपनी छुट्टियों की प्लानिंग जल्दी कर लीजिए। ये बात कभी ऑनर बतानी नहीं चाहिए कि शुक्रवार की ले लो या सोमवार की ले लो। अब इससे होता है क्या, बेचारा जिसका जेन्युइन रीजन होगा ना वो भी फंस गया है ना। बट ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। और पूरा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया आपने। आशीष, कहाँ जाएंगे आप? अब प्लान करना पड़ेगा। देखो, श्रेया अगर छुट्टी ले लेगी तो फिर नहीं मिलेगा मुझे। इनसे पहले आप मना करवाइए। मैं सैक्रिफाइस कर लूंगी, कोई बात नहीं आशीष। आप नहीं आए तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। थैंक यू। वैसे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं वीरेंद्र जी, जब मैं दिल्ली में काम कर रही थी तो ऐसे ही अक्टूबर के करीब 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ऐसे लॉन्ग वीकेंड मिला था। मैं और मेरी सिस्टर ने इम्प्रॉम्प्टू प्लानिंग की थी और हम गए थे नैनीताल। और आप पूछिए मत, इतनी दिक्कतें, सारे होटल्स इतनी हाई प्राइस, भीड़, और ट्रैफिक में ही रह गए। हम ट्रैफिक में ही रह गए। आप नैनीताल अब जाना पॉसिबल नहीं है श्रेया, बताऊं मैं 2 कारण। एक तो ये देखिए, वहाँ पे ना आपको पहले ही पुलिस रोक लेगी कि भैया आप तो अपनी बुकिंग दिखाइए। और जब से कैंची धाम का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, अब जा नहीं सकते। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले एक्सटेंडेड वीकेंड पे हल्द्वानी में 12 घंटे का जाम लगा था, 12 घंटे का। तो वो पॉसिबल नहीं है। और अमूमन मैं कहता हूँ, सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि
बरसात में माउंटेन्स को अवॉइड कीजिए, बरसात में माउंटेन्स को अवॉइड कीजिए। खैर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों छुट्टियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए। अब चलते हैं राजेश जी के पास, थोड़ा सा उनसे भी लेखा जोखा ले लेते हैं कि इस वीकेंड पे OTT पे और सिनेमा घरों में क्या है। राजेश जी बताइए, मैंने जुरासिक वर्ल्ड देखी, बहुत अच्छी लगी, इस हफ्ते क्या है? आशीष, वीरेंद्र जी, पहले उस पे आऊं तो मैं आशीष जी ने जो अभी लेखा जोखा दिया ना, उसमें एक और जोड़ देता हूँ। 1 तारीख शनिवार है, 2 तारीख रविवार है नवंबर में, और 5 तारीख को गुरु नानक बर्थडे है। 3 तारीख और 4 तारीख को आप अगर सिक लीव लेते हो तो आपको 5 दिन मिल जाती है। थैंक गॉड आज अनुज जी चले गए पहले ही। उन्होंने नहीं सुनी ये कॉन्वर्सेशन। अब बेचारा जो उस दिन सिक भी होगा ना, उसकी छुट्टी गई। क्योंकि मैंने 1 तारीख और 2 तारीख की टिकट कटा, मैंने 1 तारीख की टिकट कटा रखी है, इसलिए मुझे पता था कि ये है। OTT पे क्या अब आते हैं अपने रेगुलर पे। तो मॉनसून का सीजन, बारिश के फुहारे और वीकेंड, तो आपके पास है क्या है? आप OTT देखेंगे। OTT की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते 3 सीरीज है। एक हंटर 2 है जो सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ की है। सुनील शेट्टी की बेटी किडनैप हो जाती है और उसे वो खोजने के लिए बॉम्बे, थाईलैंड सब घूम रहे हैं। उसमें जैकी श्रॉफ है और सुनील शेट्टी है। दूसरी रंगीन है जो एक कॉमेडी सीरीज है। तीसरी कहा जाए तो वो बहुत शानदार हो सकती है, वो है मंडेला मर्डर्स, जिसमें आपको वानी कपूर, आपके सुरवीन चावला, आपके श्रेया पिलगांवकर है, जिसमें एक कोई गांव में कुछ रिचुअलिस्टिक मर्डर होते हैं, कुछ धर्म को लेकर के, उसकी इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा 3 मूवीज हैं जो OTT पे है। पहली तो सरजमीन है, जो कि सारे पायदान पे नंबर 1 रखी जा सकती है, कारण पृथ्वीराज, काजोल जैसे अच्छे एक्टर्स हैं। इब्राहिम अली खान की नादानिया के बाद दूसरी पिक्चर है, और कश्मीर की बहुत सुंदर लोकेशंस इसमें दिखाई गई हैं। मिलिट्री ऑफिसर की कहानी है जो कि बहुत बड़ा देशभक्त है और उसका बेटा टेररिज्म में चला जाता है, और काजोल उनकी माँ है जो दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठाती है, उस पे है। दूसरी एक पंजाबी मूवी है संकेन संकेन करके, जिसमें 2 बीवियां हीरो की ऑलरेडी है और तीसरी उसकी माँ ले आती है, तो जो झमेला होता है वो कॉमेडी है। और तीसरी हैप्पी गिलमोर करके इंग्लिश मूवी है, वो 19-20 साल पहले मूवी आई थी, उसकी सीक्वल है, तो ये अच्छी कॉमेडी हो सकती है। ये कुछ OTT की चीजें हैं। थिएटर्स में इस बार कुछ खास है ही नहीं, सिर्फ एक इंग्लिश मार्वल की मूवी है जो फैंटास्टिक फोर के नाम से है। इसके अलावा 2-3 रीजनल मूवीज हैं। तो इस वक्त ऑप्शंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ OTT में है। बारिश का मौसम है, घर से ना निकले, OTT पे एंजॉय करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बारिश का मौसम है, घर पे रहें और स्पेशली अवॉइड माउंटेन्स। अनप्रिडिक्टेबल होती है यात्रा इस वक्त माउंटेन्स की। चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार बड़ा प्रिडिक्टेबल है अभी भी डे लो की तरफ, और एट 24829 हम इस हफ्ते के सबसे निचले स्तरों पे क्लोज हो रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा एक छोटे से संकेत के स्वरूप, अगर आपके पास थोड़ा सा भी लेने का, शॉर्ट्स को कैरी करने का पोटेंशियल है तो करिए कैरी, क्योंकि इट्स अ क्लोज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल के एवरेज। 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रिस्क है, बट एक यहाँ से 100 डे तक का रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है। पेन एवरीवेयर। और आज 56,500 के पुट राइटर्स के नीचे निफ्टी बैंक टूटा, कोलैप्स हुआ, और 1020 के नीचे एक फर्म क्लोज और एक बड़े डिफरेंशियल से। बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशो कितना खराब था आप देख सकते हैं, 2230 डिक्लाइंस, 463 एडवांसेस। IT में डैमेज था। और अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गया, निफ्टी IT को अगर आप कुछ देख ले वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करके देखें, जो बात मैं कल कह रहा था कि मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, बट वीकली पर 100 वेमा के नीचे निफ्टी IT का स्लिप होना एक बड़े डाउन साइड खुलने के संकेत देता है। ठीक वैसा ही हुआ, मिड कैप्स में पेन था। आइए एक बार देखते हैं ग्रिड निफ्टी का, कहाँ से पेन आया और किन किन स्टॉक फ्यूचर्स में आज प्रॉफिट टेकिंग थी और किसने थोड़ा रिलीफ दिया। ये हालांकि सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे इंडिया से सिर्फ ऊपर था, बाकी एक फार्मा और हेल्थ केयर। रियल्टी की गजब पिटाई हुई है, कैपिटल गुड्स की गजब पिटाई हुई है, एनर्जी स्पेस की लेड बाय रिलायंस काफ़ी बड़ी पिटाई हुई है, कैपिटल मार्केट थीम ये काफ़ी कोलैप्स हुई। आई मीन प्राइस डैमेज सब जगह था, कहाँ नहीं था। एक सिर्फ हायरिंग पॉकेट थी और वो थी फार्मा हेल्थ केयर। और आप यकीन मानिए आज भी हेल्थ केयर स्पेस आई थिंक फोर्टिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी ग्रेट लेके आई। डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार
वहाँ पे जरा रूपरेखा देखते हैं। और देखिए आज का प्राइस डैमेज स्पॉन्सर किया बजाज फाइनेंस ने। इसने पूरे अपने साथ फाइनेंस को झकझोर के रख दिया। श्रीराम फाइनेंस ये बैकफुट पे, इंडसइंड बैंक प्रायर टू नंबर्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, और टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, इन सभी में प्रॉफिट टेकिंग थी। बाकी आज रिलीफ था सिप्ला में पोस्ट अर्निंग्स, एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स आज स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया, डॉक्टर रेड्डीज में स्ट्रॉन्ग मूव था, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, यानी लाइफ और लाइफ को संभालते हुए हॉस्पिटल्स जो हैं वो आज स्ट्रॉन्ग। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे 24832 और बैंक निफ्टी 56,519 पे और 1.25% नीचे निफ्टी आईटी। और क्या प्राइस डैमेज रहा, मतलब वीकली बेसिस पे निफ्टी आईटी 37,209 और लगभग 35,600, यानी आप मान के चलिए कि करीब 1200, 1300, 1400, 1500, 1550 पॉइंट श्रेया इस हफ्ते निफ्टी आईटी टूटा और उसी ने तोड़ दी निफ्टी की रीढ़। श्रेया बिल्कुल, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब। अब सोमवार को कैसे ओपनिंग होती है मार्केट की और वीकेंड के दौरान जो रिजल्ट्स आने हैं वो कैसे रहते हैं, उस सब पे मार्केट रिएक्ट करे। लेकिन 3:35 पर आपके कोई भी सवाल है मार्केट से जुड़े, आपके पोर्टफोलियो से जुड़े, तो मैं और गाबा से रहेंगे आपके साथ आपकी क्वेरीज को बताने के लिए। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े आपके सवालों को एड्रेस किए जाएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी सोमवार को मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हैप्पी वीकेंड और देखते रहिए CNBC आवाज़।